हेलो एवरीवन, मैं शरद यादव एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्लैंस एकेडमी पर। दोस्तों, आज की क्लास में आप मेरे साथ डिस्कस करेंगे विजन आईएएस की टेस्ट सीरीज जो पूरी तरीके से यूपीएससी 2024 के लिए तैयार की गई है और जिसमें ऑलरेडी हम लोगों ने 4 से 5 सब्जेक्ट कवर कर लिए, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी को कवर किया, ज्योग्राफी के 2 टेस्ट हैं वो भी कवर कर लिया और आर्ट एंड कल्चर, एंशिएंट एंड मिडिवल हिस्ट्री के लिए जो एक टेस्ट था वो भी कवर कर लिया गया है। और आज हम लोग कवर करेंगे मॉडर्न इंडिया यानी आधुनिक भारत, और ये पूरी तरीके से कंप्लीटली आपको हिंदी मीडियम के लिए टेस्ट सीरीज है। और आप इस तरीके की टेस्ट सीरीज के साथ मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़ के आप मेंस की भी तैयारी कर सकते हो, जहां पे हैंड रिटन नोट्स के साथ मैं करा रहा हूँ। साथ में यूपीएससी के लिए जो इंपॉर्टेंट होती है एटलस की मैपिंग, वो भी मैं पूरी क्लास करा रहा हूँ। हर एक कॉन्टिनेंट को मैंने कवर किया है, 1-2 कॉन्टिनेंट रह गए, स्पेशली एशिया और ऑस्ट्रेलिया। तो आप उन सभी क्लासेस को फॉलो कर सकते हो हमारे चैनल पे, प्लेलिस्ट पे जाकर भी, जिसके लिए चैनल को कर लेना हो फॉलो। और साथ में इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाती है, तो जिसका भी लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसे भी फॉलो कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले आप देखेंगे, और यहाँ पर करंट अफेयर्स आप मार्च और अप्रैल 2023 की दोनों देखेंगे, जबकि इससे पहले के टेस्ट पेपर में हमने जनवरी और फरवरी की करंट अफेयर्स को कवर किया था। तो यहाँ पर मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत हम पहला प्रश्न देखेंगे। सर सैयद अहमद खां के बारे में दिया जा रहा है। क्या पूछ रहा है? सैयद अहमद खां के बारे में कुछ कथन दिए गए हैं जिस पे हमें विचार करना है, और साथ में कौन से सही है कौन से गलत है ये भी देखना है, और किस पॉइंट ऑफ व्यू से सही हो रहा है और किस लॉजिक से वो गलत हो रहा है, इन सभी चीजों पे हम लोग डिस्कस करेंगे बाकायदा एक्सप्लेनेशन के साथ, जिससे आपको एक्स्ट्रा फैक्ट और जो नॉलेज होनी चाहिए वो पूरी क्लियर हो जाएगी। जैसे पहला स्टेटमेंट दे रहा है कि 1875 में उन्होंने लाहौर में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी। पहला स्टेटमेंट है। दूसरा है, उन्होंने समकालीन तर्कवाद और विज्ञान के आलोक में कुरान की व्याख्या की थी। अब यहां पर यह समझना है, आपको लगेगा कि हाँ सर 1875 में ओरिएंटल जो मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की गई थी, 1920 में फिर उसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का नाम दे दिया गया, तो आपको तुरंत लगेगा कि हाँ ये सही है। लेकिन यूपीएससी आपके साथ इस तरीके से माइंड गेम खेलता है कि एक शब्द को, सारा स्टेटमेंट पहली नजर में देखने पे लगेगा कि हाँ ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है क्योंकि ये मुझे भी पता है, लेकिन वहां पे एक हिडन वर्ड होता है, जो एक शब्द होता है जहां से आपका आंसर पलट जाता है। जैसे यहां पर देखोगे कि लाहौर केवल एक शब्द है जिसकी वजह से ये आंसर गलत हो गया। पूरा स्टेटमेंट सही है। 1875 में उन्होंने स्थापना की थी ओरिएंटल कॉलेज की, जो कि अलीगढ़ में की गई थी, न कि लाहौर में, और 1920 से उसे अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी के रूप में दर्जा दिया गया है। तो इसलिए पहला स्टेटमेंट तो गलत हो गया। दूसरा, उन्होंने तर्कवाद और विज्ञान के आधार पर कुरान की व्याख्या की थी। बिल्कुल सही बात है। वो कुरान में कुछ परिवर्तन करना चाहते थे, कहने मतलब शरीयत या कानून में नहीं, कुरान में नहीं, लेकिन उसकी व्याख्या वर्तमान या तत्कालीन जो समय था उसके आधार पर करना चाहते थे और मुस्लिम लोगों को शिक्षित करना चाहते थे। ये उनका प्रमुख योगदान था, या यूं कहें कि ये प्रमुख उनका आधार था। तो दूसरा स्टेटमेंट तो सही है, इसलिए केवल बी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। और आगे देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अहिंसा की एक आलोचक पुस्तक रही है? द फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब, जिसमें क्रांतिकारी गतिविधियों के पीछे की सोच को समझाने का प्रयास किया गया है। तो कौन सी ऐसी एक अहिंसा की आलोचक रही है? क्योंकि महात्मा गांधी जी तत्कालीन समय में जब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था या उससे पहले भी, तो बहुत सारे ऐसे आंदोलन हुए, किसान विद्रोह हुए, जनजातीय विद्रोह हुए, फिर गांधी जी के आंदोलन से पहले बहुत सारी हिंसात्मक गतिविधि होती थी। लेकिन जब गांधी जी आते हैं, 1915 में पदार्पण करते हैं भारत की क्रांतिकारी गतिविधियों में या राष्ट्रीय मूवमेंट में, तो वो एक रास्ता अपनाते हैं कि हमें जो नॉन वायलेंस तरीके से अहिंसात्मक रूप से आज़ादी प्राप्त करनी चाहिए, क्योंकि उसका उन्होंने प्रयोग साउथ अफ्रीका में भी रह के 10-15 साल प्रॉपर किया था। उनको एक्सपीरियंस था कि हाँ इस तरीके से हम सामने वाले व्यक्ति के हृदय परिवर्तन कर सकते हैं और अपनी जायज़ मांगों को पूरा कर सकते हैं। और आज भी आप अपनी डेली लाइफ में धरना, हड़ताल, इन सब चीज़ों से अपनी मांगों को पूरा करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्रांतिकारियों की एक पुस्तक थी, द फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब, जिसमें कहा गया कि ये पूरी तरीके से गलत है, हम अहिंसात्मक होकर अपनी आज़ादी नहीं ले सकते। इसलिए भगवती चरण बोहरा, जिन्होंने 1930 में फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब पुस्तक की रचना की थी, तो किसने की थी? भगवती चरण बोहरा ने। और 1930 में इन्होंने ये पुस्तक लिखी थी, जिसमें कहा था कि भारत में उपनिवेशवाद के विरोध में अगर हमें आंदोलन करना है तो हमें हिंसा को बढ़ाना होगा, हिंसात्मक तरीके से ही जो है कि हम आज़ादी प्राप्त कर सकते हैं, गांधी जी के अहिंसात्मक तरीके से नहीं। और साथ में मैं आपको बता दूं कि जो आपने एचएसआरए नाम का एक क्रांतिकारी संगठन भी सुना होगा, जो एचआरए का अपडेटेड वर्जन था, जिसमें चंद्रशेखर आजाद थे और भगत सिंह जी थे और भी सदस्य थे, तो उसमें भी भगवती चरण बोहरा एक सदस्य के रूप में जुड़े हुए थे। तो यहाँ पे डी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के दौरान राज्य सचिव के पद पर निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। अब ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन जब चल रहा था, राज्य सचिव एक पद बनाया गया था जिसका पूरा वेतन भत्ता खर्चा भारत के राजकोष से दिया जाता था। फिर एक अधिनियम के माध्यम से उनके जो खर्चे पानी थे वो बंद करके फिर ब्रिटेन के द्वारा कर दिया गया। सामान्यतः ब्रिटिश मंत्रिमंडल के प्रति डायरेक्ट जो कि उत्तरदायी था। ये सारी चीजें थी उस समय। तो यहाँ पर हम बात करेंगे भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत इसे भारत के प्रशासन की निगरानी करने के लिए एक पद के रूप में सृजित किया गया था। तो मैं कहूंगा बिल्कुल सही बात है, 1858 1858, क्योंकि जब 1857 की क्रांति हुई और जब उसकी रिपोर्टिंग की गई तो ये पता चला कि इसमें बहुत सारी कमियां हैं, जिसमें कंपनी लगातार जनता के साथ या प्रशासन अच्छे से नहीं चला पा रही थी और ऐसे में भारत एक महत्वपूर्ण उपनिवेश के रूप में हमारे हाथ से बाहर निकल जाएगा। और उन्हें एक यह भी सीख मिल चुकी थी कि अमेरिका जैसा उपनिवेश उनके हाथ से पहले ही बाहर जा चुका था, इसलिए वो नहीं चाहते थे कि भारत जैसा उपनिवेश भी बाहर निकले। इसलिए उन्होंने इस पे और कंट्रोल मजबूत करने के लिए डायरेक्टली ब्रिटिश मंत्रिमंडल के द्वारा एक अपॉइंटमेंट की गई, एक व्यक्ति की जो भारत की सभी गतिविधि पर निगरानी करेगा, कंपनी क्या कर रही है, जनरल क्या कर रहे हैं, यहाँ पे गवर्नर जनरल क्या कर रहे हैं, साथ में भारतीय प्रशासन कैसा काम कर रहा है। तो इन सभी चीजों की रिपोर्टिंग करने के लिए भारत सचिव एक पद नॉमिनेट कर दिया गया। तो 1858 में था, बिल्कुल सही बात है। दूसरा, अच्छा, इसी समय लॉर्ड कैनिंग गवर्नर जनरल थे, लेकिन बाद में इन्हें भारत का वायसराय भी घोषित कर दिया गया था इन्हीं के साथ पहली बार। राज्य सचिव ने भारत में ब्रिटिश क्राउन के निजी प्रतिनिधि के रूप में कार्य किया, वह इसी के प्रति जवाबदेह था। बस यही गलत है, क्योंकि मैं कब से आपको कह रहा हूं कि कैबिनेट के द्वारा अपॉइंट किया गया था, वहां का एक मंत्रिमंडल के प्रति उत्तरदायी था, न कि राजा के प्रति। इसलिए दूसरा स्टेटमेंट गलत है, पहला स्टेटमेंट सही है। अब देखिए, आप यहां पर देख पा रहे हो कि इन तीन प्रश्नों में मैं आपको किस तरीके से प्रश्न के नजदीक ले जाने का कोशिश कर रहा हूं, कि ताकि आपके पास अगर थोड़ी भी जानकारी है और आपके पास एक प्रॉपर कॉमन सेंस है यूपीएससी एस्पिरेंट की तरह, तो आप उन चीजों को सॉल्व कर सकते हो। एक अच्छे प्रश्न को जो आपको नहीं आ रहा था उसे भी आप सही कर सकते हो। बस एक छोटे छोटे पॉइंट को आपको पकड़ना है और क्वेश्चन करने के जो तरीके होते हैं उसको आपको सीखना है। सीख जाएंगे नो डाउट। 4 टेस्ट ऑलरेडी मैंने कराए हैं, सभी में ये स्ट्रेटजी मैं यूज करता हूं और आप इनको भी देखोगे। लगातार टेस्ट सीरीज के लिए फॉलो कर सकते हो आप हमारे चैनल पे। इसकी पीडीएफ भी आपको मिलती रहेगी, फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है, तो आप समझ पाओगे कि हाँ किस तरीके से आपको ये चीजें करनी चाहिए। अब यहां पर हम अगला प्रश्न देखते हैं, स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहले आपके दिमाग में आना चाहिए कि ये जो स्वदेशी आंदोलन था इसकी उत्पत्ति कब हुई थी? जब बंगाल विभाजन हो रहा था उसके विरोध में 1905 में ही स्वदेशी आंदोलन की उत्पत्ति हुई बंगाल के अंतर्गत। तो अब यहाँ के दिमाग में हमें रखना है कि इसकी उत्पत्ति बंगाल विभाजन के विरोधी आंदोलन में हुई थी। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि बंगाल विभाजन की जो घोषणा की गई थी, हालांकि 1903 में ही लॉर्ड कर्जन ने, लेकिन उसे धीरे धीरे 1905 16 अक्टूबर 1905 तक इंप्लीमेंट किया गया, जिसके बाद जो है कि पश्चिम बंगाल अलग हुआ, पूर्वी बंगाल अलग हुआ, एक नया जो है कि पूर्वी बंगाल बन गया, जिसे हम लोग पूर्वी पाकिस्तान भी कहने लगे। ढाका वहां की राजधानी बन गई। यही सब कारण थे। तो इनके विरोध में वहां के जो क्रांतिकारी थे क्षेत्रीय स्तर के, उन्होंने बंगाल विभाजन के विरोध में एक आंदोलन शुरू किया जिसका नाम दिया गया स्वदेशी आंदोलन। तो ये बात तो सही थी 1905 में। बंगाल के बड़े जमींदारों ने स्वदेशी आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। अब यहाँ पर यह बात समझने वाली है कि क्या बंगाल के जो बड़े जमींदार थे उन्होंने स्वदेशी आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? ऐसी बात बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि इस तरीके का बंटवारा हो। क्योंकि अगर, ध्यान देना कि अगर बंटवारा होगा तो जो उनकी जमींदारी की व्यवस्था थी, जो उनकी इनकम की व्यवस्था थी, वो विभाजित हो जाती और ऐसे में उनको आर्थिक नुकसान होता। और इस वजह से जो कभी ब्रिटिश के प्रति वफादार हुआ करते थे, क्योंकि कॉर्नवालिस ने भी यह व्यवस्था शुरू की थी, याद होगा, जमींदारी व्यवस्था, स्थायी व्यवस्था, रैयतवाड़ी व्यवस्था, ये सब चलती थी। तो वो जमींदार ब्रिटिश के प्रति वफादार थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने अपना आर्थिक नुकसान देखा वो तुरंत कांग्रेस के पाले में आ गए। भाई कांग्रेस के पाले में आ गए, जिस वजह से इन्होंने समर्थन नहीं किया, ऐसी बात नहीं है, बल्कि इन्होंने समर्थन करना शुरू कर दिया। तीसरा, समितियों यानी कि स्वयंसेवक के जो दल थे, इन्होंने आंदोलन के लिए जन समर्थन जुटाने में सहयोग किया। बिल्कुल, बहुत सारी समितियां बनी थी, स्वयंसेवक थे जो लगातार जो है कि गांव-गांव तक जाकर जो है कि अपनी बातों को रख रहे थे, अंग्रेजों के इस कुकृत्य को, कि किस तरीके से राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर किया जा रहा है, हिंदू मुस्लिम की एकता को कमजोर किया जा रहा है, इन सभी के बारे में जानकारी दे रहे थे, ताकि महिलाएं भी सक्रिय रूप से भागीदार बनी और विद्यार्थी भी भागीदार बने और हर वर्ग का लोग जो है कि इसमें भागीदार बने, जिन्होंने बांग्लादेश को, मतलब बंगाल को विभाजित होने का विरोध किया। तो तीसरा भी सही है, पहला भी सही है। इस आधार पे आप देखोगे 1 और 3 दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। तो यहाँ पे अब आपको रटना नहीं है कि जमींदार इसका समर्थन कर रहे थे कि नहीं करते थे। यहाँ पे कॉमन सेंस लगाना है कि अगर उनकी प्रॉपर्टी जो है कि जब डिवाइड हो जा रही है, तो डिवाइड होने से उनकी प्रॉपर्टी का आर्थिक नुकसान हुआ, तो उन्होंने तुरंत जो है कि सरकार का साथ छोड़ के विभाजनकारियों के विरोध में खड़े हो गए जो आंदोलन कर रहे थे। अगला प्रश्न है आपका 5A, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बंगाली, हितवादी और संजीवनी
ये 3 पत्रिकाएं थी या क्रांतिकारी संगठन थे या क्या थे? तो असल में ये पत्रिकाएं और समाचार पत्र थे। अगर मैं बात करूं कि जो संजीवनी की, तो संजीवनी बहुत फेमस पुस्तक है दोस्तों। ये स्पेशली के मित्रा के द्वारा लिखी गई थी, जिसको इन शॉर्ट हम लोग के मित्रा कह देते हैं, लेकिन इनका पूरा नाम था कृष्ण कुमार मित्रा। हितवादी की बात करेंगे तो हितवादी जो लिखी गई थी वो लिखी गई थी द्विजेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा। किसके द्वारा लिखी गई थी? द्विजेंद्र लिखना था मुझे यहाँ पे, द्विजेंद्र नाथ टैगोर जी के द्वारा लिखी गई थी। और बंगाली 1879 में ये सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी के द्वारा लिखी गई थी, यानी एस.एन. बनर्जी जी के द्वारा लिखी गई थी। तो ये सभी पत्र पत्रिकाएं और समाचार थे, इसलिए ए ऑप्शन इज करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है यहाँ पे, 1930 के कनिंघम सर्कुलर का क्या उद्देश्य था? अब 1930 में भारत में कौन सा आंदोलन चल रहा था? अगर आपको पता होना चाहिए तो सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था उस समय, जिसे महात्मा गांधी जी नेतृत्व कर रहे थे। उन्होंने कहा था कि समस्त भारतवासियों से कि आपको जहां भी अगर तटीय क्षेत्र में रहते हो तो नमक बनाने का काम करो और नमक कानून तोड़ो। जहां पे लोग तटीय क्षेत्रों में नहीं रह रहे हैं, जैसे बिहार वगैरह हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, जो समुद्र के किनारे नहीं है, तो ये लोग कर न देने का आंदोलन कर सकते हैं, सहयोग न करने का आंदोलन कर सकते हैं। इसी प्रकार से आसाम में भी कुछ आंदोलन चल रहे थे। लेकिन असम में क्या हुआ, फिर वहां पे एक कुख्यात कनिंघम सर्कुलर जो है कि लाया गया, जिसके विरुद्ध छात्रों के नेतृत्व में एक शक्तिशाली आंदोलन चलाया गया। तो असल में ये क्या था कि छात्रों को राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने से रोकने के लिए था। तो यहाँ पर बी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा, जो अंग्रेजों के द्वारा लाया गया और उनको ये भी कहा गया कि आप एक ऐसे हलफनामे को शामिल करोगे जिसमें आपके गार्जियन और आप यानी विद्यार्थी दोनों लोगों से मेंशन करोगे कि हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में हिस्सेदार नहीं है, हम अंग्रेजों के खिलाफ नहीं है। इस प्रकार का जो है कि सर्कुलर लाया गया था, जो कि और भी हिंसा भड़का रहा था। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 7 नंबर पे, देखते हैं, निम्नलिखित में से किस कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस ने औपचारिक रूप से रियासतों के प्रति अपनी परिवर्तित नीति, जिसके तहत कांग्रेस ने रियासतों में हस्तक्षेप की नीति का त्याग कर अपनी भागीदारी पर स्व आरोपित प्रतिबंध को समाप्त कर दिया? तो यहाँ पर यह पूछा जा रहा है कि भाई कांग्रेस ने किस अधिवेशन के तहत ये कहा गया कि अब हम देशी रियासतों के प्रति अपनी नीति को परिवर्तित करेंगे और जितने भी हमने प्रतिबंध लगाए थे वो सब हटा के हम देशी रियासतों से सहयोग की बात करेंगे। ऐसा इसलिए था क्योंकि अंग्रेजों ने जब हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने के लिए बंगाल का विभाजन किया, खिलाफत आंदोलन को भी जो है कि साथ नहीं दिया, बहुत सारी चीजें, रॉलेट एक्ट आया था, तो उसी समय कांग्रेस ने ये समझ लिया कि भाई एक तरफ तो हम हिंदू मुस्लिम की जड़ में टूटते जा रहे हैं और हमारी एकता कमजोर होती जा रही है, जिन्ना भी जो है कि अब खिलाफत आंदोलन के बाद से लगातार बाहर जा रहे हैं, पाकिस्तान की तरफ जा रहे हैं, द्विराष्ट्रवाद की तरफ। तो ऐसे में कांग्रेस ने यह भी देखा कि ब्रिटिश सरकार देशी रियासतों के साथ एक अलग तरीके का रवैया अपना रही है, जिसे अपने फेवर में करना चाह रही है। तो ऐसे में तुरंत कांग्रेस ने एक नया मेमोरेंडम दिया, अपना एक नया ज्ञापन दिया और सीधे सीधे कहा कि अब हमें सभी कांग्रेसियों को, सभी देशवासियों को देशी रियासतों के प्रति अपने रवैये को बदलना चाहिए और हमें उनका अपना बड़ा भाई या सहयोगी मानना चाहिए। और देशी रियासतों से भी अपेक्षा करते थे कि वो भारत की आज़ादी में अपना सहयोग दें। तो ये जो अधिवेशन था, नागपुर अधिवेशन होता था और ऐसी घोषणा जो है कि पहली बार की गई कि तुरंत जो है कि देशी रियासतों को कहा गया, वहां के राजाओं को, कि आप अपने यहाँ एक पूर्ण उत्तरदायी सरकार के गठन कीजिए ताकि जनता आपके प्रति उत्तरदायी, मतलब आप जनता के प्रति उत्तरदायी हो सके। तो ये जो अधिवेशन था, नागपुर अधिवेशन था 1920 का। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न करंट अफेयर से रिलेटेड है, क्योंकि इसमें बीच बीच में आपको करंट अफेयर्स के भी प्रश्न देखने को मिलेंगे। यहां पर हम देखते हैं कि पशु जन्म नियंत्रण नियमावली 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। यह पशु जन्म नियंत्रण कार्यक्रमों के माध्यम से आवारा कुत्तों की नसबंदी और टीकाकरण के लिए दिशा निर्देश प्रदान करती है। बिल्कुल सही बात है। यह नियमावली आवारा कुत्तों को सामुदायिक जानवरों के एक नए वर्ग के रूप में वर्गीकृत करती है, यह भी सही है। और आवारा कुत्तों की देखभाल और उन्हें निश्चित अंतराल पर भोजन देने की जिम्मेदारी रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन की होगी। जो रेजिडेंट जो समितियां होती हैं, RWA जिसे हम लोग कह सकते हैं, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, जो बड़ी बड़ी कॉलोनी बनती है तो उनके RWA होते हैं। तो इन्हीं को कह दिया गया कि आप किसी भी तरीके से आप देखोगे कि इनको नियमित भोजन मिल रहा है कि नहीं, इनकी स्वास्थ्य चिकित्सा हो रही है कि नहीं हो रही, जो भी जरूरत है। तो इस नए नियमावली में तीनों ही बातें लिखी गई हैं, इसलिए 1, 2, 3 तीनों ही सही हैं। अब यहाँ पे चंपारण सत्याग्रह की बात करें, श्रमिकों को दिए गए प्लेग बोनस की वापसी के विरुद्ध ये किया गया था। तो ये चंपारण में नहीं हुआ था, बल्कि अहमदाबाद में मिल मजदूरों का आंदोलन था, जो कि महात्मा गांधी ने किया था। जिले में औपनिवेशिक सरकार द्वारा लगाए गए भू राजस्व में वृद्धि के विरुद्ध था, यह भी नहीं है, बल्कि यूरोपीय बागान मालिकों द्वारा नील बागानों में काम करने वाले किसानों के शोषण के विरुद्ध था। तो यहाँ पर ये तीसरा स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा। असल में क्या था कि जो चंपारण में किसान व्यवस्था थी, वहां पे नील जो बागान के मालिक थे, वो
जबरदस्ती जो है कि एक तिहाई हिस्से पे यानी तीन कठिया कह सकते हो। जैसे बिहार में क्या होता है कि आज भी जमीन को कट्ठा के रूप में कहा जाता है, यानी नॉर्मली हर जगह एक बिस्सा कहा जाता है, लेकिन कहीं कहीं तीन कट्ठा कहा जाता है। तो तीन मतलब एक बिस्से को जो है कि तीन हिस्सों में बांट लो या एक बीघे को तीन हिस्से में बांट लो। तो यहाँ पे तीन हिस्से में इन्होंने कहा कि भाई आपको तीन हिस्से में से एक हिस्से पर क्या करना होगा, नील की खेती करनी होगी, जो कि रंग के लिए जरूरी था। और ऐसे में किसान को लग रहा था कि उससे हमारा कोई बेनिफिट नहीं, जबरदस्ती जो है कि हमसे बोया जा रहा है। तो साथ में बागान मालिकों ने कहा कि अगर आपको ये चीजें से मुक्ति पानी है तो आपको क्या करना होगा, हमें एक बहुत बड़े मात्रा में जो है कि मतलब कि धन देना पड़ेगा, या यूं कहें कि आपको टैक्स के रूप में देना पड़ेगा। और इसी वजह से जब कुछ लोग जो है कि वहां पे नाराज हुए, बहुत किसानों ने आंदोलन करने की कोशिश की, लेकिन कोई नेतृत्व तो करता नहीं था। तो ऐसे में राजकुमार शुक्ल जी को गांधी जी जो है कि दिखते हैं, और गांधी जी के मतलब राजकुमार शुक्ल के आमंत्रण पे गांधी जी चंपारण पहुंचते हैं, और वहां पे फिर ये मामले को सुलझाया जाता है, और फिर ये मामला फाइनली खत्म होता है। अब यहाँ पर अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है त्योहारों के बारे में, जिसके एक त्योहार के बारे में पूरा डिटेल से दिया हुआ है। जैसे ये पश्चिम और दक्षिण भारत के कई राज्यों में निवास करने वाली जनजातियां विशेषतः वन क्षेत्रों के आसपास रहती हैं, और ये अर्ध घुमंतु जनजातियां हैं जो परंपरागत रूप से पक्षियों को पकड़ती हैं और शिकार करती हैं। अब यहाँ पे कीवर्ड क्या मिला, पक्षियों को पकड़ती हैं। हिंदू परंपराओं का पालन करते हैं और सभी त्योहार मानते हैं, चाहे होली हो, दिवाली हो, कुछ भी हो। इनके परिवारों में सबसे वरिष्ठ पुत्र के बाल नहीं काटे जाते ताकि उसे आसानी से पहचाना जा सके कि अपने परिवार में सबसे बड़ा बच्चा है। और अलग अलग क्षेत्रों में इन्हें अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। जैसे कर्नाटक और महाराष्ट्र में इन्हें मेल शिकारी भी कहा जाता है। तो ये किसके बारे में कहा जाता है, भाई कर्नाटक में आप देखोगे हिक्की पिक्की जो जनजाति है, ये हिंदू परंपराओं का पालन करते हैं और लगभग सभी त्योहारों को भी ये मानते हैं, तो इन्हें हिक्की पिक्की भी कहा जाता है। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न है 11 नंबर पे, हम देखते हैं 1813 के चार्टर अधिनियम के बारे में पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है कि भारतीय व्यापार को सभी ब्रिटिश व्यापारियों के लिए खोलना, ठीक है। क्या ये स्टेटमेंट सही है, तो मैं कहूंगा बिल्कुल सही है। क्यों सही है, क्योंकि 1813 का जब चार्टर अधिनियम आया था, उसमें जो पहले से ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार कर रही थी, जिसे एकाधिकार दे दिया गया था, ठीक है, तो उसको कहा गया कि भाई अब 1813 के अधिनियम के माध्यम से आपको केवल चीन और उसके साथ चाय के व्यापार, इन दो चीजों को छोड़ के बाकी और सभी क्षेत्रों में व्यापार जो है कि सभी कंपनियां कर सकती हैं, केवल आप ही नहीं कर सकते। इट मींस कि सभी के लिए खोल दिया गया। पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा कह रहा है भारत में आधुनिक विज्ञान के प्रसार के लिए कंपनी के संसाधनों का आवंटन करना। बिल्कुल सही बात है। कंपनी के संसाधनों के आवंटन के तौर पे ये कहा गया कि 1 लाख रुपए जो है कि दिया जाएगा भारतीय शिक्षा पद्धति में वैज्ञानिक प्रसार बढ़ाने के लिए और भारतीय शिक्षा पद्धति को उन्नत करने के लिए। लेकिन वो जो उन्नत करना चाहते थे, एडवांस करना चाहते थे, अपने फेवरेबल स्थिति के लिए करना चाहते थे, न कि भारतीयों की स्थिति सुधारने के लिए। चाय के व्यापार में ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त किया गया, यही स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि ये 1833 के चार्टर अधिनियम से होता है, न कि 1813 से। तो तीसरा गलत हो जाता है, पहला और दूसरा सही है, अर्थात बी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। अगला स्टेटमेंट हम देखते हैं, यानी प्रश्न देखते हैं। आजाद हिंद फौज यानी इंडियन नेशनल आर्मी जो थी, इसकी राहत और जांच समिति के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है। इसकी स्थापना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी और इसका मुख्य उद्देश्य था आईएनए के बंदी सैनिकों को मुकदमे के बाद पुनर्वासित करना था। तो यहाँ पे दूसरा तो सही है, लेकिन पहला गलत है। क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि अगर देखा जाए कि यहाँ पे जो व्यवहार किया जा रहा था आईएनए के सदस्यों के द्वारा, वो क्रूरता का व्यवहार था, गलत तरीके से व्यवहार था। और ऐसे में जिन लोगों को आईएनए मुकदमे में लाल किले में बंद किया गया था, तो ऐसे में भूलाभाई देसाई के नेतृत्व में तेज बहादुर सप्रू, के.एन. काटजू और मोतीलाल नेहरू जी, अरुणा आसफ अली, इन लोगों ने मुकदमा जो है कि लड़ा इनका, और इनको जो है कि आजादी मतलब इनको छूटने का या इनको राहत दिलाने का काम किया था। तो यहाँ पे इसकी स्थापना सुभाष चंद्र बोस नहीं करते हैं, बल्कि भूलाभाई देसाई का नेतृत्व रहता है, जिसमें तेज बहादुर सप्रू, के.एन. काटजू, नेहरू। और ये भी कहा जाता है कि ये जो मुकदमा था, जिसमें 1945 में जो है कि इस पे केस पे ये मुकदमा चल रहा होता है, तो ये भी कहा जाता है कि यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने 25 साल बाद दोबारा जो है कि वकालत शुरू की थी। इससे पहले इन्होंने 1920 में असहयोग आंदोलन में गांधी जी के आह्वान पर अपनी वकालत को ही छोड़ दिया था। तो 1920 के बाद 1945 में यानी 25 साल बाद ये दोबारा वकालत करना शुरू करते हैं और काला कोट पहनते हैं। तो ये यहाँ पे स्टेटमेंट था, दूसरा केवल सही होगा। अगला प्रश्न है 13 नंबर पे, अगर हम देखें, यहाँ पे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किसने भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के दौरान भारतीय परंपराओं, दर्शन के अध्ययन हेतु शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना की थी। फ्रांसिस बुकानन, जोनाथन डंकन या स्टिंग्स की बात करें, तो यहाँ पे जोनाथन डंकन सही है, स्टिंग्स सही है, लेकिन बुकानन नहीं। क्यों मैंने कहा ऐसा, क्योंकि अगर आप देखोगे भारत जो फ्रांसिस बुकानन था, ये भारत आने वाला केवल एक विदेशी चिकित्सक था और बंगाल की चिकित्सा सेवा में लगा रहा, और बाकी ज्यादा इसने कुछ भी नहीं किया। ये स्पेशली 1794 से 1815 के बीच में था, जिसमें लॉर्ड वेलेस्ली का भी कार्यकाल चल रहा था।
लेकिन अगर आप जोनाथन डंकन जी की बात करोगे तो इन्होंने हिंदू कानून और दर्शन के अध्ययन के लिए 1791 में, ये पूछा जाता है कई बार मिलान करने के लिए, 1791 में वाराणसी में एक संस्कृत कॉलेज की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? संस्कृत कॉलेज की। और कहाँ की थी? VNS, इट मीन्स की वाराणसी में की थी। और वॉरेन हेस्टिंग्स यहाँ पे होना चाहिए, ये पूरा नाम गलत हो गया यहाँ पे, ये आप देख लीजिए, वॉरेन हेस्टिंग्स होगा। वॉरेन हेस्टिंग्स ने क्या किया था 1781 में, जब वो गवर्नर जनरल था, यानी गवर्नर था बंगाल का, तब उसने कलकत्ता में एक मदरसा ओपन किया था, यानी एजुकेशन के लिए, कि ताकि मुस्लिमों की जो शिक्षा पद्धति है, जो मुस्लिम कानून है, वो मदरसे में पढ़ाया जाए और भी लोग जो है कि इस चीज़ों को समझ पाए। तो इसलिए जोनाथन डंकन और वॉरेन हेस्टिंग्स, ये दोनों और तीनों सही है, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट होगा। आगे देखते हैं अगले प्रश्न पे। पूर्वोत्तर क्षेत्र के जनजातीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए मार्केटिंग एंड लॉजिस्टिक विकास, यानी कि PTPNER, ठीक है। PTP का मतलब होता है आपका कि जो लॉजिस्टिक सपोर्ट है उसको डेवलप करने के लिए नॉर्थ ईस्ट रीजन में, तो यहाँ पर एक योजना डेवलप की जा रही है। इस पे फोकस करने को कहा गया है कि यह केंद्र प्रायोजित योजना है जिसका उद्देश्य जनजातीय कारीगरों के लिए आजीविका के अवसरों में वृद्धि करना, तो ये स्टेटमेंट तो सही है। दूसरा है जनजातीय उत्पादों के प्रदर्शन हेतु राज्य सरकारों द्वारा वर्ष भर जनजातीय कारीगर मेलों का भी आयोजन किया जाएगा। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है कौन सा नहीं। देखो मैंने जानबूझ के यहाँ पे कहा था कि पहला सही है, क्यों? क्योंकि आपको पता रहना चाहिए कि भाई स्टेटमेंट हम कहाँ से सही करेंगे कहाँ से नहीं। तो पहली चीज कि ये केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, केंद्र प्रायोजित योजना नहीं है, दोनों में अंतर होता है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम नहीं है ये, बल्कि केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जिसमें राज्य सरकार केंद्र सरकार दोनों ही मिलकर योगदान करती हैं, ठीक है। तो ये पहला स्टेटमेंट गलत। दूसरा, यहाँ पे वर्ष भर नहीं होगा, और देखो मैंने अंडरलाइन भी किया कि वर्ष भर है कि नहीं, अगर आपने पढ़ा होगा तो याद हो जाता, लेकिन ऐसी बात नहीं है। ये केवल और केवल अप्रैल और मई 2 महीने में ही जो है कि बस इनका मेला रहेगा प्रत्येक वर्ष, और इसके अलावा इनके मेले का आयोजन नहीं होगा। इसलिए सी सही हो जाएगा, क्योंकि ये तो ना तो पहला सही है और ना ही दूसरा सही है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें। 1916 के लखनऊ पैक्ट के बारे में हमें बात करनी है। 1916 जो कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में जो है कि एक समन्वय हुआ, और कांग्रेस में भी जो उग्रवादी दल था, उदारवादी दल था, इनका भी आपस में विलय हो जाता है। तो एक तरीके से कह सकते हो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है लखनऊ सम्मेलन। तो इसके बारे में बात करते हैं। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने राजनीतिक सुधारों की एक संयुक्त योजना प्रस्तुत की थी, तो हम कहेंगे बिल्कुल सही बात है, दोनों एकजुट हो चुके थे, ठीक है। अब यहां पूछ रहा है आपसे कौन सा सही नहीं है, तो पहला तो सही है। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने पृथक निर्वाचन मंडल को अस्वीकार कर दिया था, ऐसा नहीं है। यही तो एक मिस पॉइंट था कि कई बार ये जब डिबेट आप करते हो या जो है कि चीजें पढ़ते हो, तो आप देखोगे मुस्लिम लीग के लिए जो 1909 का मार्लियामेंटो सुधार आता है, कौन सा आता है? 1909 का मार्लियामेंटो सुधार। उसमें तो यहां पर आप देखोगे केवल पहला स्टेटमेंट सही है, क्योंकि मार्लियामेंटो सुधार जो 1909 में आता है, इसमें कांग्रेस ने इसका विरोध तो किया था, लेकिन आगे जाके क्या होता है कि 1916 में इनके इस प्रोविजन को स्वीकार कर लिया जाता है। और फिर आगे जाके दोबारा जब 1928 में नेहरू रिपोर्ट आती है, मोतीलाल नेहरू जी की, वहां पर फिर ये कहा जाता है कि पृथक निर्वाचन को समाप्त करो और एक संयुक्त निर्वाचन होना चाहिए, जहां पर मुस्लिम लीग फिर से जो है कि इनसे अलग हो जाती है, बिफर जाती है, और वहां पर जिन्ना फिर जो है कि विरोध खड़ा करते हैं कि नहीं, आपने जब पहले ही हमारी बातों को मान रखा है तो फिर आप दोबारा इस पे इस तरीके का एक्शन मत लीजिए। तो यहाँ पे अस्वीकार नहीं किया था, बल्कि स्वीकार कर लिया था। दूसरा स्टेटमेंट गलत है और सही नहीं पूछा जा रहा है, इसका मतलब बी वाला इसका सही हो जाएगा। अब आगे बात करते हैं 16 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। पूछा जा रहा है यहाँ पे रहनुमाई मजदयासन सभा के बारे में। अगर आप इसके बारे में देखना चाहोगे कि यहाँ पे SS बंगाली और दादाभाई नारोजी सभा के संस्थापक सदस्य थे, तो मैं कहूँगा बिल्कुल जो है कि इसमें हालांकि नौरोजी फरदौनजी, दादाभाई नौरोजी, SS बंगाली ये मुख्य रूप से थे, और इन्होंने धार्मिक क्षेत्र में एक रूढ़िवाद के खिलाफ चलाया था। ध्यान से समझना, जो पारसी समाज था ना, इसमें जो है कि धार्मिक रूढ़िवादी थी, क्योंकि शुरू में जो है कि हर क्षेत्र में रूढ़िवादिता थी, चाहे वो हिंदू धर्म हो, चाहे वो इस्लाम धर्म हो, चाहे यहूदी हो, चाहे पारसी हो। भाई हिंदू धर्म में भी रूढ़िवादिता को दूर करने के लिए राजा राम मोहन राय सामने आते हैं, विवेकानंद जी सामने आते हैं, दयानंद सरस्वती जी सामने आते हैं, परमहंस जी सामने आते हैं, बहुत सारे समाज सुधारक थे, ज्योतिबा फुले सामने आते हैं, अंबेडकर जी सामने आते हैं। और उसी तरीके से मुस्लिम में भी जो इस्लाम कानून में भी जो है कि रूढ़िवादिता थी, उसमें बहुत सारे जो है कि मुस्लिम विचारक, जिसमें मुख्य रूप से सर सैयद अहमद खां होते हैं, ये लोग भी सामने आते हैं इस चीज़ में सुधार करने के लिए। ठीक उसी प्रकार से नौरोजी जो पारसी समाज था, उसमें भी ये जो धार्मिक रूढ़िवादिता थी उसके खिलाफ जो है कि इन्होंने शुरू किया था। तो ध्यान से समझना कि पारसी समुदाय सम्मिलित है, तो पहला तो बिल्कुल सही है। इस अभियान ने पारसी सामाजिक रीति रिवाजों के आधुनिकीकरण की शुरुआत की, यह भी सही है। तीसरा है, इस सभा ने पारसी धर्म की पुनर्व्याख्या हेतु पश्चिमी विद्वानों को अत्यधिक
अधिक प्रभावित किया है, तो यह भी सही है। तो तीसरा स्टेटमेंट भी सही है, पहला दूसरा तीसरा तीनों ही सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न है आपका 17 कि भारतीय इतिहास के दौरान स्टैंड स्टील समझौता क्या है। पहली बार आपने सुना होगा, मैं मान सकता हूं कि हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने पहले से जाना होगा, लेकिन ये पहली बार सुने होंगे स्टैंड स्टील समझौता। तो 1857 के, तो चलिए मैं 1857 के ऊपर मैं सीधे पढ़ देता हूं जो इसका आंसर है कि रियासतों के पुनर्गठन के हिस्से के रूप में भारत सरकार और हैदराबाद के निजाम के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर हुआ था, यही इससे संबंधित है। और ये स्पेशली 1947 में जब भारत आजाद हो रहा था, उसी समय जो है कि हैदराबाद की रियासत बहुत आनाकानी कर रही थी, जिसके बाद फिर पटेल जी ने उसे ठोका बजाया, तब जो है कि वो छोड़ता, मतलब ढंग से जब ठोक पीट उसका किया, तब उसने जो है कि हैदराबाद की रियासत को छोड़ा, और इसलिए इसको स्टैंड स्टील समझौता भी कहा जाता। तो एक वन लाइनर प्रश्न भी ये बन सकता, बहुत अच्छा प्रश्न था ये। आगे देखते हैं देसाई लियाकत समझौते के बारे में। ये कौन सा देसाई और लियाकत समझौता है, तो इसको आप समझ लीजिए जरा। प्रश्न पे आते हैं 18 नंबर के प्रश्न पे। इसमें केंद्रीय विधानमंडल में सभी प्रमुख राजनीतिक दलों के व्यक्तियों के नामांकन का प्रावधान किया गया था, ये बात गलत है। और इसने अल्पसंख्यकों के लिए 20% सीटें आरक्षित करने का प्रावधान भी किया था, तो बिल्कुल सही है दूसरा स्टेटमेंट। अच्छा, देसाई का मतलब है भूला भाई देसाई साहब थे, और लियाकत का मतलब जो लियाकत अली जो मुस्लिम लीग से संबंधित थे। तो असल में ये क्या थे कि जो भूला भाई देसाई थे वो कांग्रेस पार्टी के नेता थे, भाई नेहरू जी के साथ, तेज बहादुर सप्रू जी के साथ आईएनए का केस लड़ रहा है, इट मींस कि कांग्रेस ही थे। और लियाकत अली जो कि मुस्लिम लीग के थे, जो मुस्लिम लीग जब अंतरिम सरकार में शामिल होती है दोबारा, तो उस समय लियाकत अली को वित्त मंत्रालय दे दिया जाता है। आप अगर पढ़े होंगे करंट अफेयर्स में, मतलब स्टैटिक पोर्शन में, तो वहां देखा होगा कि लियाकत अली को वित्त मंत्रालय दे दिया गया था। तो यहाँ पे लियाकत अली खान से जब मुलाकात हुई, तो मुस्लिम लीग का जो प्रतिनिधित्व कर रहे थे, तो उन्होंने अंतरिम सरकार के गठन के मसौदा प्रस्तुत किया था, और वहां पे ये सारी चीज थी कि केंद्रीय विधानमंडल में हम कांग्रेस और मुस्लिम लीग के द्वारा मनोनीत सदस्यों की संख्या समान होनी चाहिए। जबकि यहाँ पे क्या करा कि राजनीतिक दलों के व्यक्तियों की नामांकन जो कि सभी प्रमुख राजनीतिक दलों का नहीं था, केवल कांग्रेस और मुस्लिम का था, इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत है। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं 90 नंबर पे। राष्ट्रीय क्वांटम मिशन, जो कि एक करंट अफेयर्स का प्रश्न है, जिसको डिपार्टमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑपरेट कर रहा है। तो यहाँ पे आप देखोगे इसका उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य क्वांटम कंप्यूटर, क्वांटम सामग्री, उपग्रह आधारित क्वांटम संचार के स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा देना है। बिल्कुल सही बात है, मैंने पीटी 365 साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इसको पढ़ाया भी है। दूसरा, क्वांटम प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में शीर्ष राष्ट्रीय अनुसंधान और विकास संस्थानों में 4 विषयगत हब स्थापित किए जाएंगे। बिल्कुल सही बात है, 4 विषयगत जो है कि हब स्थापित किए जाएंगे। जैसे अगर आप देखोगे तो क्वांटम कंप्यूटिंग होगी, क्वांटम संचार होगा, क्वांटम सेंसिंग होगी, और क्वांटम सामग्री उपकरण भी होगा। तो दूसरा भी सही है। तीसरा, इसका कार्यान्वयन केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा किया रहा है। इसके अधीन एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसके द्वारा किया था। लेकिन यहाँ पे मंत्रालय की बात है तो मंत्रालय बड़ा होता है, इसलिए तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही हो जाएंगे। तो आप देखोगे एक मिनट, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। ये जो डीएसटी है दोस्तों, वो सूचना प्रौद्योगिकी नहीं, मैं थोड़ा सा गलत पढ़ गया, विज्ञान और जो प्रौद्योगिकी मंत्रालय उसके अंतर्गत आता है, मुझे यहाँ सूचना प्रौद्योगिकी लग गया, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी यानी कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री के अंतर्गत साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो डिपार्टमेंट है वो इसे ऑपरेट कर रहा है, न कि इसके अंतर्गत। तो पहला और दूसरा ही केवल सही है, इसलिए सी स्टेटमेंट यहाँ पर सही हो जाएगा, पहला और दूसरा। अब यहाँ पे कुछ उत्पाद हैं और कुछ राज्य हैं, तो इनको मिलान करना है कि कौन कहाँ से संबंधित है, क्योंकि ये संबंधित जीआई टैग से रिलेटेड ये प्रश्न है। तो आप देखोगे यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है कि मतलब अगासैम बैंगन उड़ीसा का है क्या? नहीं भाई। माल कोराडा आम गोवा का है, ये तो सही है। और मनाम दुरई मिट्टी के बर्तन जो केरल के हैं क्या? ये भी गलत है। तो अब मैं आपको सही बताता हूँ कि मनाम दुरई जो मिट्टी के बर्तन हैं, ये स्पेशली तमिलनाडु के, इनको जीआई टैग दिया गया है अभी हाल ही में। ठीक है, और गोवा में जो है कि आपका अगासैम बैंगन भी था और माल कोराडा आम भी था, ये सब अभी जीआई टैग दिए गए हाल ही में, इसलिए ये प्रश्न पूछा गया है। तो ये जो बैंगन है ये भी आपका गोवा का रहेगा। ठीक है, तो इसलिए आपका पहला भी गलत है, तीसरा भी गलत है, केवल और केवल दूसरा ही सही है। अब अगले प्रश्न की ओर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 की ओर देखते हैं कि बाल गंगाधर तिलक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या विचार करते हैं हम लोग कि उन्होंने अंग्रेजी में केसरी और मराठी में मराठा अखबार की शुरुआत की थी। बस यही पहला ही स्टेटमेंट आपका गलत हो जाना चाहिए। अगर नहीं पता है तो बिल्कुल आप गलत तरीके से चल रहे हो। केसरी जो थी दोस्तों ये मराठा में थी, मराठी जो थी वो अंग्रेजी अखबार था। ध्यान से समझना कि जो
मराठा था वो अंग्रेजी में था और केसरी मराठी में थी, इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत है। उन्हें सरकार के खिलाफ राजद्रोह के आरोप में भारतीय दंड संहिता की धारा 124 ए के तहत गिरफ्तार किया गया था, बिल्कुल। और उन्होंने देशभक्ति गीतों और भाषणों के माध्यम से राष्ट्रवादी विचारों का प्रचार करने के लिए गणपति और शिवाजी त्योहारों जैसे पारंपरिक धार्मिक उत्सव मनाने की शुरुआत की थी। यह भी बात सही है। तो दूसरा और तीसरा बिल्कुल सही है, इसलिए बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कई बार ऐसा भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि भारत का पहला व्यक्ति कौन था या पहला जो राष्ट्रवादी नेता कौन था जिसको राजद्रोह के मुकदमे में जो है कि गिरफ्तार किया गया था। तो तिलक साहब थे जिनको सबसे पहले इस तरीके से गिरफ्तारी दी गई थी। ठीक है, गिरफ्तारी दी गई थी राजद्रोह के मामले में। अगला प्रश्न है 22, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के बारे में बात करेंगे। इसने भारत से संबंधित मामलों के लिए 2 कैबिनेट मंत्रियों सहित 6 आयुक्तों का एक बोर्ड स्थापित किया था क्या? दूसरा, इस अधिनियम ने ब्रिटिश संसद को भारत में कंपनी के अधिकारियों को नियुक्त करने और बर्खास्त करने का अंतिम अधिकार दे दिया था। क्या ऐसा बात सही है कि गलत है? तो मैं कहूंगा कि असल में जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था वॉरेन हेस्टिंग्स के समय, तो यहाँ पर इन रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा जो है कि एक एक्ट लाया गया 1784 में, जिसमें ब्रिटिश सरकार क्या करी, कंपनी के मामलों और भारत में उनके प्रशासन पर सर्वोच्च नियंत्रण दे रही थी। तो पहला तो स्टेटमेंट सही है, लेकिन दूसरा गलत है दोस्तों। क्यों गलत है? क्योंकि ब्रिटिश संसद को भारत में कंपनी के अधिकारियों को नियुक्त और बर्खास्त करने का अंतिम अधिकार अभी नहीं दिया गया था। अभी इस तरीके का अधिकार नहीं दिया गया था, बल्कि प्रवर समिति ने जो है कि प्रवर समिति कह रहा हूं, जो कंपनी के निदेशक थे वो जो है कि ये सब मामलों को देखते थे। अभी ब्रिटिश संसद के पास ऐसा अधिकार नहीं पहुंचा था। ब्रिटिश संसद के पास अधिकार पहुंचता है 1858 एक्ट के बाद। तो ये चीज गलत हो जाएगी, केवल पहला स्टेटमेंट यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 23 पे अगर हम देखें कि गांधी जी की शुरुआती गतिविधियों और सक्रियता के दौरान उनसे जुड़े निम्नलिखित व्यक्तित्वों पर विचार कीजिए। तो भाई गांधी जी से जुड़े जो व्यक्तित्व थे, अगर हम बात करें जैसे अंबालाल साराभाई, ब्रज किशोर, महादेव देसाई, नरहरि पारिख, इनके बारे में पूछा रहा है कि उनके व्यक्तित्व में से किसने 1918 के अहमदनगर मिल मालिकों के विवाद में सक्रिय रूप से गांधी जी का समर्थन किया था। तो आप देखोगे चारों ही व्यक्ति ऐसे थे जो गांधी जी के समर्थन में खड़े थे। अहमदाबाद मिल मजदूर में कोई इनके खिलाफ नहीं था, इन्होंने गांधी जी का ही समर्थन किया था। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने गांधी जी को 1915 में उनके आगमन पर समूचे ब्रिटिश भारत का 1 वर्ष के लिए दौरा करने की सलाह दी थी? भाई इस समय जो इनके गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले साहब, इन्होंने कहा था कि गांधी अभी तुम भारत में आए हो, पहले भारत का पूरा भ्रमण करो, भारतीय जनता से मिलो, गाँव में जाओ, क्षेत्रों में जाओ, नगरों में जाओ, वहां पे देखो कि अंग्रेज किस प्रकार से काम कर रहे हैं, भारतीय शैली क्या है, भारतीय जनता में क्या उग्रवाद है, क्या गुस्सा है, क्या आज़ादी के प्रति भी कोई लगाव है भी कि नहीं है। इन सभी चीजों को ऑब्जर्व करो, तब उसके बाद भारतीय राजनीति में अपना कदम रखो और फिर भारतीय राजनेता बनने की कोशिश करो। तो उन्होंने इनकी बात को माना और 1 साल तक पूरा भ्रमण किया इन्होंने। और फिर भ्रमण करने के बाद इन्होंने बहुत सारी चीजों को ऑब्जर्व किया। फिर 1917 में इन्होंने पहला सत्याग्रह किया चंपारण का। तो गोपाल कृष्ण गोखले इनके राजनीतिक गुरु भी थे। और ये 9 जनवरी को, ध्यान देना, 9 जनवरी 1915 को ये भारत आए थे और इसीलिए प्रत्येक वर्ष हम 9 जनवरी को क्या बनाते हैं, भारतीय प्रवासी दिवस मनाते हैं। भारतीय प्रवासी दिवस जो भारत वापस आते हैं, ठीक है, इसलिए इन्हीं के आने के अवसर पर मनाया जाता है। तो इस तरीके से 24 का डी हो गया, आपने देखा गोपाल कृष्ण गोखले। अगला है रणजीत सिंह के बारे में। महाराजा रणजीत सिंह के बारे में बात करेंगे जो पंजाब से रिलेटेड है, सुकरचकिया मिसल से रिलेटेड थे। उन्होंने भू राजस्व में सुधार के लिए मुगलों द्वारा पूर्व में लागू की गई भू राजस्व व्यवस्था में व्यापक परिवर्तन किया था क्या? तो हम कहेंगे नहीं, ऐसा कोई व्यापक परिवर्तन नहीं किया था। उन्होंने यूरोपीय तर्ज पर एक शक्तिशाली, अनुशासित और सुसज्जित सेना गठित की थी, बिल्कुल सही बात है ये। और उन्होंने लाहौर में तोपों के निर्माण के लिए आधुनिक कारखाने भी स्थापित किए थे, तो यह भी सही है। तो स्पेशली उन्होंने क्या था, मुगलों के द्वारा जो पूर्व में लागू की गई थी भू राजस्व व्यवस्था, जिसमें मसाहत पद्धति थी और जब्ती पद्धति थी, टोडरमल पद्धति थी, उसमें कोई खास परिवर्तन नहीं किया। उन्होंने सेम उसी पद्धति को ही लागू कर दिया और इसी पद्धति पे भू राजस्व का कलेक्शन करते थे, उसमें कोई बहुत विशेष परिवर्तन नहीं किया था, इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत होता है। रणजीत सिंह के बारे में आपको बता दूं कि जो पंजाब में 12 मिसल हुआ करती थी, तो उसमें सुकरचकिया एक इंपॉर्टेंट मिसल थी, सुकरचकिया मिसल, यहां से ये संबंधित थे, इसी संबंधित थे ये। तो पहला गलत है, दूसरा तीसरा सही है, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के अधिवेशन के संदर्भ में 1929 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में मूल अधिकारों और आर्थिक नीतियों से संबंधित प्रस्ताव को पारित किया गया था। तो ये आपको बताना है कि सही है कि गलत, तो ये गलत हो जाएगा।
क्योंकि ये जो मूल अधिकार से संबंधित जो प्रस्ताव था ये 1931 में जो लाहौर अधिवेशन हुआ था जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने की थी, वहां पर जो है कि ये चीजें दिखाई गई थी, न कि 1929 में। 1929 में बल्कि पूर्ण स्वराज की स्थापना की बात की गई थी, पूर्ण स्वराज और यानी पूरी तरीके से स्वतंत्रता, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू जी कर रहे थे। लेकिन जो कराची अधिवेशन था, कराची अधिवेशन मुझे कहना था 1931 का, जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल कर रहे थे, और वहां पे डीपीएसपी, मूल अधिकार और इकोनॉमिक पॉलिसीज, इनसे रिलेटेड जो है कि प्रस्ताव पारित किए गए थे, तो पहला गलत हो गया। 1936 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के फैजपुर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज से संबंधित प्रस्ताव पारित किया गया, ये गलत हो गया, क्योंकि 1929 का जो लाहौर अधिवेशन था यहां पर इसको पारित किया गया था, न कि फैजपुर। हालांकि फैजपुर के बारे में यह भी कहा जाता है कि ये एकमात्र ऐसा कांग्रेस का अधिवेशन है जो बहुत ही ग्रामीण परिवेश में हुआ था, तो इसे कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि गांव में होने वाला एकमात्र अधिवेशन वो कौन सा था, फैजपुर अधिवेशन, और इसकी भी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू जी ने ही की थी। तो इसलिए दूसरा भी गलत है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा, न तो पहला गलत है, नहीं मतलब न पहला सही है नहीं दूसरा सही है। आगे देखते हैं राजगोपालाचारी फॉर्मूले की बात करेंगे, सी राजगोपालाचारी फॉर्मूला, जो कि 1944 से संबंधित है, और इसका उद्देश्य क्या है। इसका जो उद्देश्य था राजगोपालाचारी फॉर्मूले की, तो सिंपल सी बात है कि ये कांग्रेस और लीग, मुस्लिम लीग के बीच में गतिरोध को दूर करना चाहते थे। तो केंद्र में अस्थायी सरकार के गठन में मुस्लिम लीग और कांग्रेस का सहयोग प्राप्त करना चाहते थे, जो अस्थायी सरकार आपकी आगे चल के बनती अंतरिम सरकार। हालांकि मैं आपको बता दूं कि जब अंतरिम सरकार का गठन किया गया 1946 में, तो प्रारंभिक स्तर पर लियाकत अली, या यूं कहें कि मुस्लिम लीग इसमें शामिल नहीं थी, वो इसके विरोध में थी। लेकिन बाद में माउंटबेटन के जोर देने पर, या यूं कहूं कि जो कैबिनेट मिशन था उन लोगों के जोर देने पर, अंग्रेजों के समझाने बुझाने पर, तब जाके मुस्लिम लीग दोबारा इसमें शामिल हो जाती है। पहले स्तर पे वो इसमें शामिल नहीं होती है। यहाँ पे कुछ और भी बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगा सी राजगोपालाचारी के बारे में, कि ये मुस्लिम लीग कांग्रेस की स्वतंत्रता की मांग का समर्थन करेगी, एक तो ये फॉर्मूला था। दूसरा, लीग केंद्र में अस्थायी सरकार में गठन में कांग्रेस का सहयोग करेगी, तीसरा पॉइंट था। तीसरा, अगर हम बात करें कि इन्होंने ये भी कहा था कि युद्ध के उपरांत, जो सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था उसके उपरांत, जो उत्तर पश्चिम या उत्तर पूर्वी भारत में मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, जैसे बांग्लादेश, सिंध, बलूचिस्तान, ये वाले क्षेत्र, यहाँ पे पूरी आबादी में एक जनमत संग्रह तैयार किया जाएगा, और यह तय करना था कि उनके लिए संप्रभु राज्य का गठन किया जाए या नहीं। लेकिन ये चीजें हम जनमत संग्रह से करेंगे, और इन चीजों का विरोध मुस्लिम लीग कर रही थी, क्योंकि उसे पता था कि बहुत सारे लोग जनमत संग्रह में भारत के साथ रहने का प्रयास करेंगे, न कि एक अलग राष्ट्र की मांग करेंगे। तो ऐसे में जो पाकिस्तान का सपना वो संजो रहे थे, ये पूरा नहीं हो पाता, तो इसलिए इन्होंने इसका विरोध किया। हालांकि हिंदू नेता में वीर सावरकर जी थे, जिन्होंने इस पूरे फॉर्मूले की निंदा कर दी थी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जानकारियां थी जो मैंने आपसे शेयर की हैं। आगे देखते हैं, भारतीय इतिहास के अंतर्गत HMIS तलवार नौसैनिक द्वारा हड़ताल की गई थी। ये किसके विरोध में की गई थी, जो कि 1946 में हुई थी। इंडियन मतलब रॉयल इंडियन नेवी जो थी, शाही नौसेना, इसका विद्रोह भी कहा था, नौसेना विद्रोह भी कह सकते हो, शाही नौसेना विद्रोह भी कह सकते हो। और ये जो विद्रोह था दोस्तों, वो फरवरी 1946 में हुआ था। क्रोनोलॉजी जब सेट करने के लिए आती है कई बार, तो 1946 की तो याद रखना, क्योंकि कैबिनेट मिशन भी इसी समय आता है, मार्च 1946 में, तो क्रोनोलॉजी के तौर पे एक प्रश्न बन जाता है। अब यहाँ पे बात करेंगे कि इनका जो आधार था वो क्या था। भाई, नस्ली भेदभाव के विरोध में भी था और अरुचिकर भोजन के विरोध में था, लेकिन नई भर्ती के नीति के विरोध में नहीं। ऐसी कोई भर्ती का कोई नीति वगैरह नहीं थी। इन्होंने सीधी सीधी बात की थी कि हम हड़ताल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे साथ नस्ली भेद किया जाता है। अंग्रेजों को, जो कि हमसे कम पद वाले होते हैं, उन्हें अधिक पैसा मिलता है, अधिक सुविधाएं मिलती है, जबकि भारतीयों को कम सुविधाएं मिलती है। दूसरा, इन्होंने कहा कि जो हमें भोजन दिया जाता है वो एक तरीके से कैदियों का भोजन होता है। हमें लगता ही नहीं कि हम एक आर्मी के लोग हैं, हमें कोई भोजन अच्छा नहीं दिया जाता, बल्कि अंग्रेजों को भोजन अच्छा दिया जाता है। तो ये पहला और दूसरा ही इसी के विरोध में थे। तो ये स्टेटमेंट हो गया आपका 28 का ए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से प्राइस कैप कोलिशन के सदस्य थे? प्राइस कैप कोलिशन के सदस्य थे, तो यहां पर आप देखोगे कि ऑस्ट्रेलिया भी था, और फ्रांस था, और यूरोपीय संघ था। ठीक है, ये तीनों इसमें थे। ऑयल हिपोक्रेसी जिसे कह सकते हैं, कि प्राइस कैप कोलिशन के संबंध में करंट अफेयर से रिलेटेड ये प्रश्न है। और आगे देखते हैं, अगला प्रश्न जो आपका 30 नंबर पे, यहाँ पे क्या है कि पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने क्षमता निर्माण के लिए एक अनुसंधान, शिक्षा, प्रशिक्षण, आउटरीच योजना शुरू की थी, जिसको रीच आउट के नाम से जाना जा रहा है, रीच आउट के नाम से। इसके बारे में स्टेटमेंट आपसे दिया जा रहा है कि क्या होता है रीच आउट के बारे में बात करें, तो आप देखोगे कि पृथ्वी प्रणाली विज्ञान में अनुसंधान और विकास से संबंधित योजना है, बिल्कुल सही है। अंतर्राष्ट्रीय प्रचलनात्मक समुद्र विज्ञान प्रशिक्षण केंद्र योजना, यह भी सही है। और पृथ्वी प्रणाली विज्ञान में कुशल वर्क फोर्स विकास के लिए कार्यक्रम है, यह भी सही है। इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। 1, 2, 3 तीनों सही है। 31 है, सिरेमिक रडोम के बारे में बात करेंगे। ये एक टेक्नोलॉजी है, सिरेमिक रडोम। ठीक है, जो सामान्यतः क्या होता है, सिरेमिक क्या होता है, ये एक तरीके से एक अधात्विक अकार्बनिक ठोस पदार्थ है, जिसमें ना तो कार्बन है ना कोई धातु है, इसलिए इसको अधात्विक
अकार्बनिक पदार्थ कहते हैं, जो सामान्यतः प्राकृतिक मृदा या अन्य खनिजों में उच्च तापमान पर गर्म करके तैयार कर ली जाती है, जिसमें मिट्टी का बर्तन हो गया, टाइल्स वगैरह हो गया, इस तरीके से। तो यहाँ पूछा है रडों में एक ऐसी संरचना है जिससे एक एंटीना को अपने आसपास के वातावरण से सुरक्षा प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है, और यह अत्याधुनिक तकनीक है जो मिसाइलों को अधिक गर्म होने से बचाने के लिए प्रयोग की जाती है। तो बिल्कुल सही बात है, तीनों मतलब दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न है आपका 32। 1945 में हुए आम चुनाव के संदर्भ में हम विचार करेंगे और बातें करेंगे कि क्या बात होगी इसमें। तो आप देखोगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा केंद्रीय विधानसभा में अधिकांश सीटें जीती गई थी जब 1945 में चुनाव हुआ था। आप देखोगे कि कांग्रेस ने लगभग 102 सीटों में से 57 सीटों पे जीत हासिल की थी, यानी कि अधिकांश सीटें इन्होंने जीत ली थी। मुस्लिम लीग को मुश्किल से मिली थी केवल 30 सीटें, जब ये 1945 में केंद्रीय विधानसभा चुनाव हो रहे थे। ये राज्य चुनाव की मैं बात नहीं कर रहा हूं, जो प्रांतीय चुनाव आप लोग पढ़ते चले आते हो 1937 में, और फिर 1939 में जो है कि इन्होंने सभी प्रांतों से अपनी त्यागपत्र दे दिया था कांग्रेस गवर्नमेंट। और जिस समय मुस्लिम लीग ने क्या कहा था कि कांग्रेस मुक्त भारत की बात कर दी थी वहां पे, ठीक है। तो ये वो नहीं है, 1945 को चुनाव है, तो यहाँ पर पहला स्टेटमेंट तो सही है। दूसरा है कि मुस्लिम लीग द्वारा बंगाल, पंजाब, सिंध में मंत्रिमंडल का गठन किया गया था क्या? तो ऐसी बात नहीं है, मुस्लिम लीग ने ओनली और ओनली बंगाल और सिंध में मंत्रिमंडल का गठन किया था, न कि पंजाब में। पंजाब में उनका गठन नहीं था, इसलिए यहाँ पे स्टेटमेंट गलत होता है और केवल पहला ही सही है, इसलिए ए ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न 33 की अगर हम बात करें, यहाँ पे कुछ किसान आंदोलन है और उनके नेतृत्वकर्ता हैं जिनको हमें मिलान कराना है कि कौन सा सही है कौन सा नहीं। तो यहाँ देखोगे कूका आंदोलन की बात करें तो बाबा राम सिंह बिल्कुल सही है। रामोसी विद्रोह की बात करें तो यहाँ पे गौरी शंकर मिश्र साहब नहीं थे, ठीक है। ध्यान देना, रामोसी जो विद्रोह है उसका बीवी फड़के के नाम से भी जाना जाता है, या फिर उनका पूरा नाम मैं अगर आपको बता दूं तो वासुदेव बलवंत फड़के। क्या नाम है? वासुदेव बलवंत फड़के। ये इसके नेतृत्व करता थे, गौरी शंकर मिश्र साहब नहीं थे। गौरी शंकर जो थे वो, अच्छा यहाँ पे देखो अपोजिट दे रखा है, रामोसी का हो जाएगा वसुदेव बलवंत फड़के, और संयुक्त प्रांत में किसान सभा जो आंदोलन थे वो गौरी शंकर मिश्र थे यहाँ पे, और इंद्र नारायण द्विवेदी थे, मदन मोहन मालवीय जी थे, जिन्होंने 1918 में यूपी में स्टैब्लिश किया था किसान आंदोलन से समय जो किसान सभा थी। तो यहाँ पे अपोजिट लिखा है, इसलिए दूसरा तीसरा गलत है, केवल पहला सही है। कूका आंदोलन जो कि सिख समुदाय से संबंधित था, पंजाब में हुआ था, बाबा राम सिंह इसके नेतृत्व करता थे। तो केवल पहला स्टेटमेंट सही है। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लग रही होगी। अगर अच्छी लग रही है, चीजें समझ में आ रही हो तो लाइक कर देना दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। यहाँ पर आते हैं अगले प्रश्न पे। यहाँ पे कुछ संस्थाएं उनके गठन के अनुसार कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करना है। जैसे रामकृष्ण मिशन की अगर मैं बात करूं तो ये 1897 में स्टैब्लिश होती है, स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा किया जाता है, क्योंकि रामकृष्ण उनके गुरु थे, उनके आधार पे उन्होंने की थी। आत्मीय सभा की बात करूंगा तो आत्मीय सभा 1875 में 1815 में राजा राम मोहन राय जी ने कलकत्ता में स्टैब्लिश किया था, और सत्य शोधक समाज जो कि 1873 में ज्योतिबा फुले जी के द्वारा स्थापित किया गया था। अब इसकी क्रोनोलॉजी क्या होगी, पहले 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 1 आएगा, तो 2 3 1, इट मीन्स की सी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, 19वीं सदी के उत्तरार्ध में भारतीय राष्ट्रीय वादियों की कौन कौन सी मांगे थीं? कपड़ा आयात पर आयात शुल्क में कमी करना, अफगानिस्तान या बर्मा में कोई विस्तार नहीं होना चाहिए, हथियार रखने का अधिकार और सैन्य व्यय में कमी करो, अकाल राहत पर अधिक व्यय करो, भारतीयों को अर्धसैनिक स्वयं सेवी दलों में शामिल होने का भी अधिकार मिलना चाहिए। तो स्पेशली पहला अगर हम हटा दें कि कपड़ा आयात पर आयात शुल्क में कमी की जाए, ऐसी कोई मांग नहीं थी, और 2 3 4 5 मतलब 2 3 4 5 ये बाकी स्टेटमेंट सही है। फिर आगे देखते हैं, निम्नलिखित ऐतिहासिक घटनाओं को फिर समय काल अनुक्रम में सेट करना है, जिसमें आप देखोगे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की बात हो रही है, और गांधी इरविन पैक्ट हो गया, कराची प्रस्ताव हो गया, भगत सिंह को फांसी। सबसे पहले हम देखते हैं भगत सिंह को फांसी मिली थी 1923 में दोस्तों। कब दी गई थी भगत सिंह को फांसी, याद है? सॉरी 1923 कर रहा हूँ यार, यही तो गलती हो जाती है जल्दी जल्दी में, 23 मार्च है, ठीक है, ध्यान देना। 23 मार्च 1931 को इनको फांसी दी जाती है, 23 मार्च 1931। अब यहाँ पे गांधी इरविन पैक्ट कब होता है? अगर आप देखोगे कि गांधी इरविन जो पैक्ट है ये सामान्यतः क्या होता है, ये बैठक जो होती है वो 29 मार्च के नाम से जानी जाती है। अब यहीं पे कुछ लोग कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक है, ध्यान से समझना कि जो 1931 मतलब 29 मार्च को नहीं, यहाँ पे भगत सिंह को फांसी मिलती है दोस्तों 23 मार्च, ठीक है, 23 मार्च 1931। गांधी इरविन पैक्ट होता है आपका 5 मार्च 1931, और उसके बाद आप देखोगे कराची प्रस्ताव की बात करें तो ये 29 मार्च को होता है, ठीक है, 29 मार्च 1931 को। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन तो आपका सबसे लास्ट में जाएगा, क्योंकि सितंबर 1931 में शुरू हुआ था, इसलिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 2 4 3 1। यानी सबसे पहले आपने क्या देखा कि गांधी इरविन पैक्ट होगा 5 मार्च 1931, फिर भगत सिंह को फांसी हो जाएगी 23 मार्च 1931, फिर उसके बाद कराची प्रस्ताव 29 मार्च 1931 पे इस पर बैठक की गई, और इसके बाद द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो कि
सितंबर 1931 में होता है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर पे, भारत सरकार अधिनियम 1935 के बारे में हमें विचार करना है। क्या विचार होगा? इसने प्रांतीय सरकार के स्तर पर कार्यपालिका के लिए एक नई द्वैत शासन प्रणाली का आरंभ किया था। क्या प्रांतीय स्तर पे पूछा जा रहा है, यहाँ पे गलती मत कर देना, प्रांतीय स्तर की बात की जा रही है तो आप कहोगे नहीं सर, प्रांतीय स्तर पे तो ये चीजों को समाप्त कर दिया गया था, बल्कि 1919 का जो भारत शासन अधिनियम था उसके तहत क्या की गई थी कि नई द्वैत शासन व्यवस्था शुरू की गई थी प्रांतीय स्तर पे, जिसे 1935 में समाप्त किया था। बल्कि केंद्र के स्तर पे द्वैत शासन व्यवस्था शुरू हो जाती है। तो पहला गलत हो गया। इसने गवर्नर को प्रांतीय विधानमंडलों की विधायी कार्यवाही के लिए वीटो का प्रयोग करने और स्वयं विधि बनाने की शक्ति प्रदान की थी। बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर आप दूसरा स्टेटमेंट सही मानोगे, 37 का बी हो जाएगा। आगे देखते हैं यहाँ पे ग्रहण के प्रकार और कारण। ग्रहण के प्रकार और कारण की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आप देखोगे कि कुंडलाकार ग्रहण, यहाँ पे अच्छा पूछ रहा है कौन सा सही सुमेलित है कौन सा नहीं, और आंशिक ग्रहण और हाइब्रिड ग्रहण। अगर मैं यहाँ पर कहूँ कि यह पृथ्वी की सतह की वक्रता के कारण होता है हाइब्रिड ग्रहण, तो केवल बस एक यही स्टेटमेंट सही है, बाकी और सब गलत स्टेटमेंट है। अगला प्रश्न है आपका 39 पे, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार की बात करें, जो कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार को क्या कहता है? 1919 का अधिनियम भी कहा जाता है, जहां पे मॉन्टेग्यू क्या थे? भारत सचिव, और चेम्सफोर्ड क्या थे? भारत के लॉर्ड गवर्नर जनरल कह सकते हो, या भारत का वायसराय भी आप कह सकते हो। यहाँ पे कहा जा रहा है कि केंद्रीय सरकार के स्तर पे द्वैत शासन की शुरुआत की जाती है। गलत, ये तो 1935 में होती है, बल्कि प्रांतों के स्तर पे यहाँ पे की जाती है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। प्रांत के स्तर में होती है। प्रांतीय विधान परिषदों के अधिकांश सदस्य निर्वाचित किए जाने थे। बिल्कुल सही है। कांग्रेस नेता एसएन बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी सुधारों की स्वीकार करने के पक्ष में थे। यह बात भी सही है, क्योंकि जो अधिनियम ने जो सुधार किए थे उसमें एसएन बनर्जी इससे सहमत थे, इसलिए दूसरा और तीसरा सही है। लेकिन पहला गलत है, क्योंकि केंद्रीय स्तर पे जो द्वैत शासन था वो 1935 में लाया जाता है। ठीक है, तो इसके तहत तो राज्य सरकार में लाया था, राज्य स्तर पे, प्रांत स्तर पे। अगला प्रश्न है 40 नंबर पे, देखें निम्नलिखित में से कौन सी सहायक संधि के नियम और शर्तें थी? तो जरा सहायक संधि के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है? ब्रिटिशों को अपने सहयोगी राज्य को बाहरी और आंतरिक खतरों से बचाना उनकी जिम्मेदारी होगी। तो ये भी सही बात है, सहायक संधि तो तभी वैल्यू होगी। और सहयोगी राजा के क्षेत्र में एक ब्रिटिश सशस्त्र टुकड़ी तैनात की जाएगी, यह भी बात सही है। सहयोगी राजा ब्रिटिशों की अनुमति से ही अन्य शासकों के साथ समझौता कर सकेंगे, यह भी सही है। तो तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही हो जाएंगे, यानी 1, 2, 3 तीनों ही हो जाएंगे सहयोगी शासन के तौर पे। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 41 पे, आईएनए की बात करेंगे, इंडियन नेशनल आर्मी की बात करेंगे। तो इनके मुकदमे के बाद भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रति ब्रिटिश भारतीय सरकार के व्यवहार में क्या परिवर्तन आया? तो अगर आप परिवर्तन के तौर पे देखोगे तो संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ ने भारत की स्वतंत्रता की मांग का समर्थन करना शुरू कर दिया। बिल्कुल सही बात है। लेबर पार्टी का स्थान लेने वाली कंजर्वेटिव पार्टी के कई सदस्यों ने कांग्रेस की मांगों का समर्थन किया। अब यहाँ पर बात ध्यान देना कि लेबर पार्टी रिप्लेस नहीं होती, बल्कि लेबर पार्टी तो आती ही है, यानी उससे पहले तो कंजर्वेटिव पार्टी तो चल रही थी। इसलिए कहा था कि जब भारत आजाद हुआ तो लेबर पार्टी की सरकार थी, न कि कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार। तो यहाँ पे कंजर्वेटिव पार्टी हटी थी, न कि लेबर पार्टी, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। और राष्ट्रीय आंदोलन का दमन करने के लिए अब भारतीय कर्मियों पर विश्वास नहीं किया जा सकता। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि भारतीय जो सैनिक थे जो अंग्रेजों की तरफ से काम कर रहे थे, जरूरत पड़ने पर अंग्रेजों को ही धोखा दे रहे थे, इसलिए बिल्कुल सही बात है, पहला और तीसरा सही हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 42, प्रायः सुर्खियों में रहने वाला गुड फ्राइडे एग्रीमेंट किसके बीच हुआ था? गुड फ्राइडे अगर एग्रीमेंट की हम बात करें तो सिंपल सी बात है, ब्रिटेन और आयरलैंड के बीच हुआ था। नेक्स्ट है 43 नंबर पे, हम देखते हैं प्रश्न को। बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित इस शहर को स्थानीय राजा द्वारा 1639 में ईस्ट इंडिया कंपनी को पट्टे पर दिया गया था। राजा ने ईस्ट इंडिया कंपनी को उस शहर की किलेबंदी करने, उसका प्रशासन और अपने लिए भुगतान की शर्त पर सिक्के ढालने के लिए अधिकृत किया था। ये किस शहर के बारे में बात हो रही है? तो मद्रास के बारे में बात हो रही है। ठीक है, मद्रास के बारे में। अगला प्रश्न है यहाँ पे, व्यक्तिगत सत्याग्रह के संदर्भ में पहला सत्याग्रही कौन था? तो भाई पहला जो सत्याग्रही था वो कौन था? वो थे आपके विनोबा भावे जी, दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू थे, और तीसरे सत्याग्रही आपके ब्रह्मदत्त जी थे। ठीक है, याद रख लेना इस तरीके से। हालांकि इसकी शुरुआत जो है कि 17 अक्टूबर 1940 में की गई थी, महात्मा गांधी जी ने इसे शुरू किया था। लेकिन इससे पहले जो सत्याग्रही बनते हैं वो विनोबा भावे जी बनते हैं, दूसरे नेहरू जी और तीसरे ब्रह्मदत्त रहते हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं 45 नंबर। तो यहाँ पर हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 45 की बात करें,
क्या कहता है क्वेश्चन, यहाँ पे काल क्रमानुसार जो है कि घटनाक्रम को सेट करना है। तो घटनाक्रम को जब हम सेट करते हैं तो क्या देखते हैं, मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान प्रस्ताव पारित किया जाना, वाक के अधिकार की पुष्टि के लिए व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन का शुभारंभ करना और अगस्त प्रस्ताव का सुझाव देना। अब यहाँ पर देखिए तीनों ही चीजें आपको बहुत ध्यान से समझनी है। देखिए मुस्लिम लीग के द्वारा जो पाकिस्तान का प्रस्ताव था वो कराची अधिवेशन में लाहौर अधिवेशन में दिया गया था, और ये जो लाहौर अधिवेशन हुआ था ये इनका हुआ था मार्च 1940 को हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? मार्च 1940 को हुआ था। इसके बाद जो अगस्त प्रस्ताव सुझाव आया था वो डोमिनियन स्टेटस को देने के लिए, वो सामान्यतः आया था लॉर्ड लिलिथिको के द्वारा, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वार में इंडियन की सहायता जरूरत पड़ रही थी, मतलब भारतीय सेनाओं की जरूरत पड़ रही थी कि वो सेकेंड वर्ल्ड वार में ब्रिटेन की तरफ से लड़े। लेकिन उससे पहले ब्रिटेन वालों को ये लगा कि भाई जब तक भारतीयों को कुछ दोगे नहीं तब तक वो सहायता करेंगे नहीं, तो इन्होंने कहा कि लॉर्ड लिलिथिको के द्वारा कि एक प्रस्ताव भिजवाओ कि हम भारतीय को जब आज़ादी हमें मिलेगी, मतलब युद्ध खत्म हो जाएगा, तो हम सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद आपको डोमिनियन स्टेट्स दे देंगे। तो इसीलिए ये जो प्रस्ताव आता है ये अगस्त 1940 के नाम से भी जाना जाता है। ये सेकंड नंबर पे हो गया। और वाक अधिकार की पुष्टि के लिए व्यक्तिगत जो सत्याग्रह आंदोलन था, जो अभी मैंने इससे पहले प्रश्न में बताया, जो कि मैंने आपको बताया 17 अक्टूबर 1940 को शुरू किया गया था, विनोबा भावे, ब्रह्मदत्त और जवाहरलाल नेहरू। तो आप देख लो मार्च, अगस्त, अक्टूबर, तीनों ही घटनाएं 1940 की है, लेकिन क्रम आप देखोगे तो पहले 1 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 2 आएगा, यानी 1 3 2। इट मींस कि डी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, महर्षि पहल के संदर्भ में अगर हम बात करें तो इसका उद्देश्य है आयुर्वेद और परंपरागत चिकित्सा के संबंध में अनुसंधान और जागरूकता को बढ़ावा देना है। वहीं केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद इस पहल के लिए सचिवालय के रूप में कार्य करेगा। तो 46 में आप देखोगे ना तो पहला सही है ना ही दूसरा सही है। क्यों मैंने कहा? क्योंकि यहाँ पे जो सचिवालय का काम करेगा वो करेगा भारतीय कदन अनुसंधान संस्थान हैदराबाद, यानी IIMR ये करेगा। और साथ में जो महर्षि पहल है ये स्पेशली आपके जो मोटे अनाज है ना, अंतर्राष्ट्रीय जो मोटे अनाजों का जो वर्ष रहा 2023, इससे संबंधित है, न कि आयुर्वेद से संबंधित। ये दोनों स्टेटमेंट गलत हो जाएंगे। तो महर्षि पहल आपके किससे संबंधित है? मोटे अनाजों से। और मोटे अनाज को एक्सीलेंस करने के लिए जो भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान या कदन भी कह सकते हो हैदराबाद में, तो इसको जो है कि इसके लिए सचिवालय बनाया गया। तो इसलिए डी ऑप्शन हो जाएगा, पहला दूसरा दोनों गलत है। 1510 में निम्नलिखित में से किस पुर्तगाली वायसराय ने बीजापुर के सुल्तान से गोवा छीना था? तो भाई अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने। ठीक है, अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने छीना था। अगले प्रश्न को देखते हैं, 48 नंबर पे यहाँ पे रिपोर्ट है और जारीकर्ता की बात पूछी जा रही है कि कौन सी रिपोर्ट कौन जारी करता है। तो यहां पर देखोगे आप कि वैश्विक खाद्य नीति रिपोर्ट खाद्य और कृषि संगठन जारी करता है क्या? तो मैं कहूंगा कि नहीं, ये गलत है रिपोर्ट। इसको अगर आप देखोगे तो इसको IFPRI के द्वारा जारी किया जाता है, यानी अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान के जारी किया जाता है, तो ये गलत है। लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक वर्ल्ड बैंक जारी करता है, सही है। और डेटा थ्रेट रिपोर्ट थेस जारी करता है, ये भी सही है। तो 2 और 3 सही है। इट मीन्स कि डी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं, 49। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के बारे में बात करेंगे तो इसने 15 अगस्त 1947 को भारत को एक स्वतंत्र देश घोषित किया था क्या? अगर आप इसकी बात करोगे तो बिल्कुल सही बात है। इसने वायसराय के पद को समाप्त भी कर दिया और गवर्नर जनरल के पद का गठन किया था, यह भी सही है। और इसने भारत सचिव के पद को भी समाप्त कर दिया था, और इसीलिए यहाँ पे तीनों ही स्टेटमेंट सही हो जाते हैं। ध्यान देना कि आपको लगेगा कि सर वायसराय का पद समाप्त करके हम दोबारा गवर्नर जनरल का पद क्यों लेके आएंगे? तो ऐसी बात नहीं है। यहाँ पे गवर्नर जनरल एक तरीके से राष्ट्रपति के रूप में ही भूमिका निर्वहन करता था, और इसीलिए सी राजगोपालाचारी साहब पहले हमारे भारतीय गवर्नर जनरल भी रहते हैं। ये करंट अफेयर्स, मतलब बार बार करंट अफेयर्स आ रहा है। स्टैटिक पोर्शन में आपने इतिहास में पढ़ा होगा कि जब वायसराय माउंटबेटन साहब थे, जब वो चले जाते हैं तो उसके बाद हमारे सी राजगोपालाचारी जी नियुक्त होते हैं, और ये पहले गवर्नर जनरल बनते हैं भारतीय स्तर पे। तो इसलिए भारत का वायसराय पद समाप्त होकर गवर्नर जनरल पद आ जाता है। तो 1 2 3 तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। 50 की बात करेंगे तो भारत के इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग की मूल्य श्रृंखला की समृद्धि और विकास को बढ़ावा देने के लिए मिशन 50 के EV4 इको किसके द्वारा शुरू की गई है? यानी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल फॉर इको, यानी इकोलॉजिकल डेवलपमेंट के लिए। तो ये आपका सिडबी बैंक के द्वारा शुरू की गई, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, सिडबी के द्वारा। आगे देखते हैं, हाल ही में प्रधानमंत्री ने कोच्चि वाटर मेट्रो का उद्घाटन किया। इसके बारे में बात करें, कोच्चि वाटर मेट्रो जो कि केरल में है, यह पत्तन पोर्ट परिवहन जलमार्ग मंत्रालय द्वारा मालाबार तट को कोंकण तट से जोड़ने हेतु शुरू की गई एक परियोजना है। यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए तो आप कहोगे कि ये स्टेटमेंट गलत है दोस्तों, क्योंकि अगर मैं इसकी बात करूं तो ये मुख्य रूप से एक ऐसी नाव है जो हाइब्रिड बैटरी संचालित है, और मुख्य रूप से वाटर मेट्रो किसी भी अन्य नौका या पारंपरिक नौका सेवाओं की तरह जलाशयों में संचालित होती है, न कि किसी समुद्री क्षेत्रों में जो है कि। तो ये परिवहन वगैरह पत्तन को जोड़ने के लिए काम नहीं करती है। ठीक है, और ये सेकंड वाला स्टेटमेंट सही हो जाएगा। चलिए फिर आगे चलते हैं।
52 प्रश्न पे देखते हैं। 1924 के जो कानपुर का बोल्शेविक केस था, इसके संबंध में किन व्यक्तियों पर मुकदमा चलाया गया था, ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि जो कानपुर का बोल्शेविक केस था, इसमें आप देखोगे S.A. डांगे पर भी केस चलाया गया था, मुजफ्फर अहमद पे भी चलाया गया था, नलिनी गुप्ता पे भी था और शौकत उस्मानी पर भी केस था। ये मुख्य रूप से जो है कि, और इन लोगों को अगर आप देखोगे तो लगभग 4 साल की कैद की सजा सुनाई गई थी, 4 साल की कैद की सजा सुनाई गई थी। और ऐसा इसलिए था कि ब्रिटिश सरकार द्वारा जो नवोदित कम्युनिस्टों के विरुद्ध किया गया था ये केस, और इसलिए इन्हें 1924 में ये विवादास्पद बना था और इस समय इस तरीके काम चला था, इसलिए डी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं सुभाष चंद्र बोस के बारे में। INA के 2 मुख्यालय स्थापित किए थे, इनमें से एक तो रंगून में था और दूसरा कहां पे स्थापित किया गया था, आपको पता होना चाहिए, सिंगापुर, फेमस जगह। आगे चलते हैं 54 में देखते हैं सी वेदा या सी वेद के बारे में बात करेंगे, इस परियोजना के बारे में। तो क्या कहती है परियोजना? इसका उद्देश्य औद्योगिक देशों में मस्तिष्क के कार्य को प्रभावित करने वाले पर्यावरणीय और आनुवंशिक जोखिम कारकों की जांच करना, बिल्कुल सही बात है। दूसरा, यह भारत और यूनाइटेड किंगडम द्वारा संयुक्त रूप से शुरू की गई परियोजना है, यह भी सही बात है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि दोनों स्टेटमेंट आपके सही हैं। अगला प्रश्न 55, निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक को लोकहितवादी के नाम से जाना जाता है? क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक को लोकहितवादी के नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पर अगर हम देखें गोपाल हरि देशमुख, बी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा, लोकहितवादी के नाम से इनको जाना जाता है। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं 56 में, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 द्वारा शुरू किए गए विधायी सुधारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो हम विचार करने लग जाते हैं भाई, क्या क्या विचार होगा भाई? पहली बात अगर हम देखें क्या क्या विचार करोगे कि इस अधिनियम द्वारा पहली बार भारत में ब्रिटिश सरकार के विधायी और कार्यकारी कार्यों को अलग कर दिया गया था क्या? अगर इससे पूछा जाए तो हम कहेंगे कि क्या यह स्टेटमेंट सही है कि नहीं। भाई इस अधिनियम के द्वारा पहली बार भारत में ब्रिटिश सरकार के विधायी और कार्यों को जो है कि अलग कर दिया गया था, तो ऐसा नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। दूसरा, इस अधिनियम के तहत विधायी उद्देश्यों के लिए गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में गैर आधिकारिक सदस्यों का बहुमत स्थापित करने हेतु प्रावधान किया गया था क्या? तो ऐसा भी प्रावधान नहीं था, इसलिए जो है कि यहाँ पे क्या था कि ब्रिटिश सदस्यों का ही वर्चस्व बना हुआ था, इसलिए ये भी हटा दो। इस अधिनियम के तहत गठित केंद्रीय विधान परिषद को बजट पर मतदान करने का अधिकार नहीं था। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि बजट पे कोई भी मतदान करने का अधिकार नहीं था, क्योंकि जब बजट की बात करेंगे तो पहली बार 1891-92 के आसपास उन्हें यह अधिकार मिलता है भारतीयों को, इससे पहले इन्हें नहीं मिलता है। तो केवल तीसरा सही है। अगला प्रश्न है आपका, टॉलस्टॉय फर्म के बारे में बात करेंगे, जो कि गांधी जी ने स्थापित की थी दक्षिण अफ्रीका में। तो टॉलस्टॉय फर्म जो कालांतर में स्थापित गांधीवादी आश्रमों का पूर्ववर्ती था, इसको निम्नलिखित में से किस घटना के दौरान स्थापित किया गया था? तो जब नटाल के भारतीय नए अप्रवासन कानूनों का विरोध करने हेतु सीमा पार करके ट्रांसवाल में आ रहे थे, तभी जो है कि इसको स्टैब्लिश किया गया। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा, और 1894 के आसपास की बात है ये। अगला प्रश्न है, 1938 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन का क्यों महत्व है? भाई हरिपुरा और त्रिपुरी अधिवेशन, जो कि सुभाष चंद्र बोस जीत जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इसकी बात करेंगे तो जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में राष्ट्रीय योजना समिति का गठन यहाँ पे किया गया था। क्या किया गया था? राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया गया था। हालांकि हरिपुरा अधिवेशन की जो अध्यक्षता थी वो सुभाष चंद्र बोस जी ने की थी, और इसके बाद जब 1839 में त्रिपुरी अधिवेशन का होता है, तो वहां पर भी महात्मा गांधी जी के जो कैंडिडेट थे पट्टाभी सीतारामैया, इनको हराते हुए सुभाष चंद्र बोस फिर से जीत जाते हैं। लेकिन गांधी जी के नाराज होने पर जो है कि सुभाष चंद्र बोस जी ने ये छोड़ दिया जब यहाँ पे अध्यक्षता, और उन्होंने 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर ली थी। हालांकि फिर त्रिपुरी अधिवेशन में 1939 में राजेंद्र प्रसाद अध्यक्षता करते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया। अगला प्रश्न 59, निम्नलिखित सुर्खियों में रहा सुपरबिट, ये क्या है भाई? सुपरबिट क्या है भाई? अगर बात करेंगे तो आकाशगंगा समूहों के दुर्बल गुरुत्वाकर्षण लेंसिंग को सटीक रूप से मापने के लिए एक डिजाइन किया गया अत्याधुनिक वैज्ञानिक उपकरण है एक तरीके से। अगला प्रश्न है, विद्रोह का स्थान और उसके नेतृत्वकर्ता जो 1857 के थे। तो मिलान करने को कह रहा है कितने युग में सही स्वर्ण में थे? 1857 की बात करेंगे अगर हम, तो यहाँ पे कानपुर से नाना साहब थे क्या, बरेली से बख्त खां थे, दिल्ली से खान बहादुर थे, लखनऊ से बिरजिस कादिर थे। अब यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा सही है कौन सा नहीं। तो देखो, कानपुर में नाना साहब थे, यह बात बिल्कुल सही है। बरेली में खान बहादुर थे, बख्त खां नहीं थे। बख्त खां कहाँ थे? दिल्ली में थे। यानी कह सकते हो कि बख्त खां को आपको दिल्ली लगाना चाहिए था और बरेली में खान बहादुर, तो ये दोनों स्टेटमेंट गलत हो गए। और लखनऊ में बिरजिस कादिर साहब थे। हालांकि बिरजिस कादिर कोई और नहीं, जो बेगम हजरत महल थी उन्हीं के पुत्र थे, ठीक है। तो इन्होंने स्वयं को नवाब भी घोषित कर दिया था, तो इसलिए इनका नाम अगर आ रहा है तो कोई गलत नहीं माना जाएगा। इसलिए केवल 2 युग्म सही सुमेलित है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 61। यहाँ पे राष्ट्रीय स्वास्थ्य दावा एक्सचेंज, इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। और क्या हम विचार करना शुरू कर देते हैं?
तो देखते हैं, यह आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के अंतर्गत प्रारंभ एक पहल है जिसका उद्देश्य है स्वास्थ्य संबंधी दावों में इंटरऑपरेबिलिटी लाना। बिल्कुल सही बात है, और इसकी घोषणा राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा की गई थी, यह भी सही है, और यहाँ पे सी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पे अनिवासी भारतीयों की बात करेंगे, एनआरआई की। तो एनआरआई शोधकर्ताओं के लिए जारी की जाने वाली वैभव फेलोशिप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हम विचार करेंगे। तो क्या विचार करते हैं हम एनआरआई पे, नॉन रेजिडेंट इंडियन के बारे में बात करते हैं। तो इसके लिए अगर हम पढ़ेंगे कि इसे विदेश मंत्रालय ने शुरू किया है, तो हम कहेंगे नहीं, क्योंकि ये तो फेलोशिप है, रिसर्च से संबंधित है। तो इस फेलोशिप को विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने शुरू किया, न कि विदेश मंत्रालय। किसने किया? विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय। दूसरा है, इसका लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक को एनआरआई या पीओआईओ या ओसीआई का दर्जा प्राप्त होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। यह एक आवेदक के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से पीएचडी, एमडी, एमएस की डिग्री भी होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा कि 2 और 3 सही है। अगला प्रश्न है यहाँ पे सुर्खियों में रहा वैगनर ग्रुप। वैगनर ग्रुप की बात कर रहे हैं यहाँ पे। वैगनर ग्रुप क्या होता है भाई? ठीक है, वाजेनार ग्रुप की बात नहीं कर रहा हूं मैं, वैगनर ग्रुप की बात कर रहा हूं। तो यह सैनिकों की भाड़े पर आपूर्ति करने वाले अनुबंधकर्ताओं का एक नेटवर्क है। सी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। अगला 1937 में प्रांतीय चुनावों और प्रांतों में लोकप्रिय मंत्रिमंडलों के गठन के संबंध में हमें विचार करना है। क्या विचार करना है? कि जुलाई 1937 में 11 प्रांतों में से 10 में कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन हुआ था क्या? भाई ये तो स्टेटमेंट पूरी तरीके से गलत है। 10 में नहीं हुआ था, 11 में से 7 प्रांतों में कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन हुआ था और कांग्रेस ने 2 अन्य प्रांतों में गठबंधन सरकार की थी और केवल बंगाल और पंजाब में गैर कांग्रेसी सरकार गठित हुई थी। तो अगर हम टोटल तरीके से कहें तो 11 में से केवल 9 ऐसे प्रांत थे जहां पे कांग्रेस का गठन किया गया था, जिसमें से 7 में उन्होंने पूर्ण बहुमत दिया था और 2 में उन्होंने गठबंधन किया था। तो 9 ही तो हुए, 10 तो नहीं थे। तो पहला गलत। पंजाब में मुस्लिम लीग और कृषक प्रजा पार्टी ने मिलकर मंत्रिमंडल का गठन किया। तो मैंने अभी आपको बताया था कि पंजाब में तो मुस्लिम लीग भी नहीं जीत पाई थी, वो तो बंगाल और सिंध में ही केवल जीत पाई थी ना, तो वो भी हटा दो। दूसरा भी गलत, बल्कि यहाँ पे कौन था? यूनियनिस्ट पार्टी थी और बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी और मुस्लिम लीग का गठबंधन था। जो ये स्टेटमेंट दिया है मुस्लिम लीग और कृषक प्रजा पार्टी बंगाल में थी, पंजाब में नहीं। पंजाब में तो यूनियनिस्ट पार्टी थी। तो दूसरा भी गलत। गांधी जी ने चुनावों के दौरान कांग्रेस के लिए प्रचार किया और जिसमें कांग्रेस को भारी समर्थन प्राप्त हुआ। तो ऐसी बात नहीं है, गांधी जी ने किसी प्रकार का यहाँ पे किसी भी प्रकार का जो है कि कोई चुनाव सभा को संबोधित नहीं किया था। तो इसलिए वो भी दल विहीन राजनीति की बात करते थे, इसलिए ये भी गलत है। तो पहला, दूसरा, तीसरा तीनों गलत है। तो प्रयुक्त में से कोई भी सही नहीं है। अगला प्रश्न यहाँ पे, हाल ही में सुर्खियों में रहे मोंटेविडियो मारू के संदर्भ में, मोंटेविडियो मारू के संदर्भ में अगर हम बात करें तो कौन सा सही हो जाएगा? यह एक जापानी मालवाहक जहाज था जिसका उपयोग द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान युद्धबंदियों और नागरिकों को ले जाने के लिए किया गया था। ये बात सही है। और इसे दक्षिण चीन सागर में एक अमेरिकी पनडुब्बी द्वारा नष्ट करके डुबो दिया गया। यह भी सही है। तो 1 और 2 दोनों ही सही है। अगले प्रश्न की ओर चलें। केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो के एकीकृत पोर्टल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और हम विचार करना शुरू करेंगे। तो क्या देखते हैं हम, क्या चीजें हमें मिलती हैं कि यह गृह मंत्रालय की एक पहल है। तो हम कहेंगे नहीं, ये केंद्रीय नारकोटिक्स जो ब्यूरो है ये तो केंद्र सरकार का एक संगठन है ऑलरेडी, और ये आप देखोगे कि ये गृह मंत्रालय की एक पहल नहीं मानी जाएगी। ठीक है। वहीं अगर हम देखें कि यह स्वापक, औषधि और मनः प्रभावी पदार्थों अवैध व्यापार को ट्रैक करने वाला एक पोर्टल भी होता है, तो ये भी गलत है। तो डी स्टेटमेंट हो जाएगा, ना तो पहला सही है ना ही दूसरा सही है। आगे देखते हैं 67 की अगर हम बात करें तो ऑल इंडिया स्टेट्स पीपल कॉन्फ्रेंस की बात करें अगर हम, तो यहां पूछा जा रहा है कि ऑल इंडिया स्टेट्स पीपल कॉन्फ्रेंस के विचार में आपको क्या चीजें स्टेटमेंट सही है क्या नहीं। तो देखिए, इसको हम इन शॉर्ट AISPC भी बोल रहे हैं कि इसके आयोजन की शुरुआत बलवंत राय मेहता, मणिकलाल कोठारी और GR अभयंकर ने की थी। बिल्कुल सही बात है। और इसका पहला सत्र लखनऊ में आयोजित हुआ था क्या? तो हम कहेंगे कि नहीं सर, इसका पहला सत्र लखनऊ में आयोजित नहीं हुआ था। ठीक है, बल्कि इसका जो पहला सत्र था ये आपको देखने को मिलेगा बॉम्बे में हुआ था। ठीक है, 1927 में बॉम्बे में हुआ था और जिसकी शुरुआत मुख्य रूप से इन लोगों ने की थी। तो दूसरा गलत है, लखनऊ में नहीं हुआ था, केवल पहला ही सही हो जाएगा। और अगले प्रश्न की ओर देखते हैं 68 की। 1945 के भारतीय आम चुनावों के दौरान कांग्रेस द्वारा निम्नलिखित में से कौन से मुद्दे उठाए गए थे? अभी मैंने आपको बताया था जो केंद्रीय विधान परिषद में मतलब विधानसभा में जो चुनाव हो रहे थे, तो 1942 के आंदोलन का क्रूरता से दमन किए जाने का इन्होंने विरोध उठाया और भारतीय संविधान में मुसलमानों और हिंदुओं के समान प्रतिनिधित्व का ऐसा कोई विरोध नहीं किया था। वो लोग ऐसा कोई विरोध नहीं कर रहे थे। भारतीय राष्ट्रीय सेना और युद्धबंदियों के भविष्य का निर्धारण करने का इसका विरोध किया था। तो 1 और 3 यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 69 नंबर पे देखते हैं, यहाँ पे क्रिप्स प्रस्ताव के बारे में है। 1942 में जो क्रिप्स प्रस्ताव होता है, मिशन के प्रमुख सर रिचर्ड स्टैफर्ड क्रिप्स ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का पुरजोर समर्थन किया था क्या? आपको लगता है कि कोई एक अंग्रेज भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का पुरजोर समर्थन कर सकता है कि नहीं?
सोचने वाली बात है। आप कहोगे कि नहीं सर ऐसा तो नहीं हो सकता, बस यहीं आप गलती कर जाओगे, क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने कैबिनेट मंत्री सर रिचर्ड स्टैफर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में मिशन को भारत में भेजा था और ये लेबर पार्टी के कट्टरपंथी सदस्य थे, तो इन्होंने आंदोलन का समर्थन किया था। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट सही है। इसका उद्देश्य था भारत में अति शीघ्र स्वशासन की स्थापना करना, होम रूल की स्थापना करना, डोमिनियन स्टेटस देना, बिल्कुल सही है। तो दूसरा भी सही है, तो एक और दो दोनों सही है, सी स्टेटमेंट सही हो जाएगा। नेक्स्ट है परमहंस मंडली के बारे में। इसका उद्देश्य मूर्ति पूजा और जाति व्यवस्था के खिलाफ लड़ना था क्या? परमहंस मंडली जो थी, तो मैं कहूंगा बिल्कुल सही बात है। और इसकी स्थापना दादोबा पांडुरंग और मेहताजी दुर्गाराम ने की थी, यह भी सही है। तो एक और दो दोनों सही है। नेक्स्ट प्रश्न, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान अंग्रेजों की सांप्रदायिक नीतियों के बारे में आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है? कांग्रेस ने सांप्रदायिक पंचायत से दृढ़ रूप से असहमत होते हुए इसे अस्वीकार करने का निर्णय लिया था क्या? देखो ध्यान से समझना कि कांग्रेस ने सांप्रदायिक पंचायत से दृढ़ रूप से असहमत होते हुए इसे अस्वीकार करने का निर्णय लिया था क्या? वहीं पूना पैक्ट के अनुसार केंद्रीय विधानमंडल की कुल सीटों में से 15% से अधिक सीटें दलितों के लिए आरक्षित होंगी, यही गलत है। 15 नहीं थी बल्कि 18% थी। तो दूसरा स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा? नहीं, एक मिनट, यहाँ पर 15% से अधिक लिखा हुआ है। देखिए ये स्टेटमेंट है भाई, 15% से अधिक जो 18% मैं बता रहा हूँ, तो यानी ये बात सही है। लेकिन अगर पहले की बात करें तो कांग्रेस ने ना तो सांप्रदायिक पंचायत को स्वीकार किया था, ना ही अस्वीकार किया था, इसलिए पहले का कोई अर्थ नहीं निकलता, केवल दूसरा ही सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 72 की बात करें, 1928 की नेहरू रिपोर्ट। और यहाँ पे जो नेहरू रिपोर्ट होती है वो मोतीलाल नेहरू जी के नाम से जानी जाती है, जो कि जवाहरलाल नेहरू जी के पिताजी थे। तो यहाँ पर अगर हम बात करें 72 प्रश्न की, सभी प्रांतों में मुसलमानों के लिए आरक्षण की बात की थी क्या इन्होंने? नहीं, ये तो खुद कह रहे थे कि भाई अब संयुक्त निर्वाचन होना चाहिए, पृथक निर्वाचन की व्यवस्था को समाप्त कर दो। तो पहला स्टेटमेंट जैसे आप एलिमिनेट करोगे हर जगह से, तो आपको ऑलरेडी आंसर मिल जाएगा। लेकिन फिर भी हम बात करेंगे पूरे प्रावधानों की। तो इन्होंने कहा था कि सभी प्रांतों में मुसलमानों के लिए आरक्षण की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं थी। महिलाओं के लिए समान अधिकार, संघ बनाने की स्वतंत्रता, किसी भी रूप में राज्य का धर्म का पृथककरण होना चाहिए, राज्य का धर्म से पृथककरण होना चाहिए, ये भी बात सही है। और साथ में इन्होंने कहा था कि वयस्क मताधिकार की बात होनी चाहिए, वयस्क मताधिकार की बात होनी चाहिए। तो इसलिए 2, 3, 4 सही है, पहला स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो रहा है। अब यहाँ पे कुछ आंदोलन है, घटनाएं हैं, और पूछा जा रहा है कि उस दौरान भारत में वायसराय कौन कौन से थे। तो जैसे बंगाल का विभाजन 1905 में लॉर्ड कर्जन ने कहा था, ये तो सही है। सांप्रदायिक पंचायत 1932 में आता, और उस समय लॉर्ड इरविन साहब जो है कि थे, गवर्नर जनरल थे, ये भी सही है। चौरी चौरा कांड जो कि 1922 में हुआ था, और उस समय भी लॉर्ड रीडिंग ही थे। लेकिन गदर विद्रोह जो कि 1913 में हुआ था, 1913 में, और उस समय लॉर्ड चेम्सफोर्ड नहीं थे भारत में। ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय थे। कौन थे दोस्तों? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय थे। ठीक है, चेम्सफोर्ड नहीं थे, चेम्सफोर्ड तो 1919 में आते हैं ना। ठीक है, तो ये नहीं थे उस समय। तो क्या हो जाएगा? लॉर्ड हार्डिंग इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप देखोगे कि केवल 3 जो ग्रुप्स हैं, 3 जो युग्म है, वही तीनों केवल सही है। तो इसलिए केवल 3 युग्म का मतलब हो गया सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 74, उन्होंने 18 अक्टूबर 1939 को हाउस ऑफ लॉर्ड्स में भारतीयों, विशेषकर हिंदुओं और मुसलमानों के बीच मतभेदों पर जोर दिया, कांग्रेस को विशुद्ध रूप से हिंदू संगठन करार दिया। 1940 में चर्चिल के प्रधानमंत्री पद की शपथ के साथ इन्होंने अपने इस्तीफे की पेशकश भी की। उन्होंने महसूस किया कि भारत के संदर्भ में उनके और चर्चिल के विचार बहुत भिन्न हैं। मैं उनके लिए केवल एक परेशानी बनकर ही जा सकता था, मतलब एक परेशानी बनकर ही जा सकता था। ये स्टेटमेंट किसने कहा था? ये लॉर्ड जेटलैंड ने कहा था। किसने कहा था? लॉर्ड जेटलैंड ने कहा था। आगे बात करेंगे, अगला प्रश्न 75 की बात करेंगे, चगास रोग के बारे में बात करेंगे कि चगास रोग से संबंधित क्या स्टेटमेंट सही हो सकते हैं। तो यह एक संचारी परजीवी रोग है जो अमेरिका में सबसे अधिक प्रचलित है, बिल्कुल सही बात है। ये वायरस नहीं है, जीवाणु नहीं है, बल्कि ये प्रोटोजोआ रोग है, परजीवी रोग कहते हैं इसको। और यह रोग संक्रमित मनुष्यों या जानवरों के सामान्य संपर्क से फैलता है, तो ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। ये एक संचारी परजीवी रोग तो है, प्रोटोजोआ वर्ग का तो है, लेकिन अगर मैं बात करूं कि ये सामान्य रोग, मतलब यह रोग संक्रमित मनुष्यों या जानवरों के सामान्य संपर्क से फैलता, तो इसका संचरण इस तरीके से नहीं होता है। बल्कि इसमें क्या होता है कि संक्रमित कीट के मल पदार्थ से होता है, दूषित कच्चे भोजन करने से होता है, आकस्मिक प्रयोगशाला जोखिम से हो सकता है। इस तरीके से सामान्य संपर्क में आने से नहीं फैलता है। और तीसरा, इस रोग के लिए वर्तमान में कोई टीका उपलब्ध नहीं है, यह भी बात सही है कि चगास रोग के लिए अभी कोई टीका उपलब्ध भी नहीं। तो 1 और 3 सही है, यानी बी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं 76 की बात करें कि जलियांवाला बाग नरसंहार के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, डॉक्टर सत्यपाल मलिक, मतलब जो सत्यपाल थे, इनकी गिरफ्तारी के विरोध में जलियांवाला बाग भारी भीड़ जमा हुई थी, यह भी बात सही है। और साथ में अगला प्रश्न है,
मतलब स्टेटमेंट है कि इस घटना के बाद महात्मा गांधी ने नरसंहार के खिलाफ अखिल भारतीय हड़ताल आयोजित करने के लिए एक सत्याग्रह सभा का गठन किया था। क्या ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? तो आपको बताना होगा कि नहीं सर ये तो गलत स्टेटमेंट है, केवल पहला ही सही हो जाएगा। क्यों कह रहा हूं मैं? क्योंकि फरवरी 1919 में महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सभा की स्थापना की थी, जबकि जो जलियांवाला बाग हत्याकांड था ये तो 13 अप्रैल को हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को, और जबकि गांधी जी ने फरवरी 1919 में कर दी थी। और ऐसा क्यों किया था गांधी जी ने? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि रॉलेट एक्ट आया था जो 1919 में, इसके खिलाफ इन्होंने इसकी एस्टैब्लिशमेंट की थी, अर्थात रॉलेट कानून का जो पालन न करने के लिए इन्होंने 1919 में सत्याग्रह सभा की थी, न कि जलियांवाला बाग के लिए। तो दूसरा गलत है, केवल पहला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वुड डिस्पैच की बात करेंगे 1954 की, कि इसका उद्देश्य भारत में शिक्षा के संबंध में प्राच्य आंग्ल विवाद का समाधान करना था। प्राच्य आंग्ल विवाद, ध्यान से समझना, प्राच्य आंग्ल विवाद का संबंध इससे कुछ भी नहीं था, ये हायर एजुकेशन से रिलेटेड था, जो लंदन की हायर एजुकेशन से रिलेटेड था उस पे बेस था। और इसने जो है कि 3 नए विश्वविद्यालयों की स्थापना की थी, जो तीनों प्रेसिडेंसी में थी, जो कि मद्रास, बॉम्बे और बंगाल, इन तीनों प्रेसिडेंसी में एक एक विश्वविद्यालय खोलने की बात थी। तो इसकी बात ही नहीं थी, ठीक है, क्योंकि ये जो विवाद था ये ऑलरेडी 1813 में ही निपट चुका था, बहुत पहले ही निपट गया था, 1854 का तो कोई वेट ही नहीं करना था। फिर उसके बाद इसने ब्रिटिश सरकार को जनसाधारण की शिक्षा का उत्तरदायित्व वहन करने हेतु निर्देश दिया था। क्या? तो हाँ, ये कह सकते हो कि ब्रिटिश सरकार को कहा था कि जनसाधारण की शिक्षा का उत्तरदायित्व वहन कीजिए, उनका जो भी खर्चा वगैरह उसे आप उठाइए, और जो 3 विश्वविद्यालय हम खोल सकते हैं उसको उच्च विश्वविद्यालय के तौर पे, जिसमें आप देखो कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में 1857 में स्टैब्लिश किए गए थे। तो सेकंड स्टेटमेंट से 78 प्रश्न की बात करेंगे। द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटिश युद्ध के प्रयासों को भारतीय समर्थन के सवाल पर विभिन्न मतों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। और हमें क्या देखना है कि जो सेकंड वर्ल्ड वॉर था ये कब शुरू हुआ था दोस्तों? तो ये हुआ था आपका 1 सितंबर 1939 को हुआ था। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मित्र देशों को बिना शर्त समर्थन प्रदान करने हेतु पक्ष में समर्थन किया था? बिल्कुल नहीं, नेहरू ने भी कहा था कि नहीं, हम किसी प्रकार का समर्थन नहीं देंगे, ठीक है। दूसरा था, सुभाष चंद्र बोस और अन्य समाजवादी नेता द्वितीय विश्व युद्ध की परिस्थितियों का लाभ उठाने के लिए राजी हो गए थे? तो ऐसा भी नहीं था, ठीक है, क्योंकि वो पहले विश्व युद्ध की तरफ ज्यादा ध्यान दे रहे थे, सेकंड वर्ल्ड वॉर की ऐसी बात नहीं थी। फिर यहां पर अगर हम बात करें कि अगर हम सुभाष चंद्र बोस के साथ साथ केवल और एक ऐसा नेता थे, आचार्य नारायण देव की बात करेंगे, और जयप्रकाश नारायण, केवल यही लोग बस शामिल थे। तो ये बात तो सही है, सॉरी ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया मुझसे, सेकंड स्टेटमेंट सही है कि हाँ, सुभाष चंद्र बोस, अन्य समाजवादी नेता में जो नरेंद्र देव जी थे, जयप्रकाश नारायण थे, ये लोग चाहते थे कि जो इस युद्ध की परिस्थिति है इसका फायदा उठा लिया जाए। महात्मा गांधी का मत था कि भारत द्वितीय विश्व युद्ध में भागीदार नहीं बनेगा, साथ ही उनका इस परिस्थिति के प्रति कोई अवसरवादी दृष्टिकोण भी नहीं था। बिल्कुल ऐसा गलत है, ये तो हो ही नहीं सकता। तो बी स्टेटमेंट ही केवल सही है, क्योंकि वो चाहते थे कि नेहरू का मत था कि कोई भागीदार नहीं बनेगा और ना ही उनके प्रति कोई अवसरवादी दृष्टिकोण था। तो महात्मा गांधी का विचार नहीं था, बल्कि नेहरू का भी विचार, नेहरू के लिए आप कह सकते हो इसे। नेक्स्ट है 79 में, 1722 में स्वायत्त अवध साम्राज्य की स्थापना निम्नलिखित में से किस शासक ने की थी? तो भाई सादत खां बुरहान उल मुल्क ने की थी, ठीक है, अवध की स्थापना। अगला प्रश्न है, 12 फरवरी 1922 को कांग्रेस कार्य समिति के प्रस्ताव, जिसे बारदोली प्रस्ताव के नाम से जानते हैं, इसके बारे में कौन सा कथन आपका सही है? तो यहाँ पे कथन की बात करेंगे तो किसानों को कर का भुगतान करने और काश्तकारों को लगान का भुगतान करने के लिए कहा गया था, ठीक है, डी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 81 की बात करेंगे कि शिवाजी के जो पौत्र थे साहू, इनके बारे में हमें विचार करना है, और इनके बारे में जो हम विचार करना शुरू करते हैं तो क्या मिलता है कि ये 15 वर्षों से अधिक समय तक औरंगजेब के पास बंदी रहा था। बिल्कुल सही बात है। सत्ता को लेकर उसके पास उसका अपनी चाची ताराबाई से विवाद हो गया था, यह भी बात सही है। उसने बालाजी विश्वनाथ को अपना पेशवा बनाया था, यह भी सही है। तो सी ऑप्शन बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। 1, 2, 3 तीनों सही है। साइमन कमीशन 1927 के संदर्भ में भारत अधिकांश महत्वपूर्ण नेताओं और पार्टियों द्वारा इसका बहिष्कार का प्राथमिक कारण कौन सा था? भाई साइमन कमीशन जो था उसे व्हाइट कमीशन भी कहा जाता था। इसका प्राथमिक कारण ही था, और इसने आत्मनिर्णय के सिद्धांत का उल्लंघन किया, क्योंकि इस कमीशन के सभी सदस्य क्या थे? अंग्रेज थे, इसलिए व्हाइट कमीशन भी इसे कहा जाता है। और लाला लाजपत राय जी की तो लाठी खाकर हत्या भी हो जाती है, मतलब कि उनकी डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है इनके विरोध के चक्कर में। आगे देखते हैं 83 प्रश्न को देखते हैं। बेबल योजना की बात करेंगे। बेबल योजना जो कि लॉर्ड बेबल के द्वारा लाई गई थी, जो कि जून 1945 में आई थी। कब आई थी दोस्तों? जून 1945 में। स्टेटमेंट को देखते हैं कि गवर्नर जनरल और कमांडर इन चीफ के अतिरिक्त कार्यकारी परिषद के सभी सदस्य भारतीय होने चाहिए, चाहे वो हिंदू से हो चाहे मुस्लिम से हो, ये मैटर नहीं करता, लेकिन अब दे दो पूरी तरीके से भारतीयों को। केवल गवर्नर जनरल और कमांडर इन चीफ जो कि सैन्य प्रमुख था, ये 2 पद को छोड़ दिया है। ये 2 पद अभी भी अंग्रेज अपने पास रखना चाहते हैं। हिंदुओं और मुसलमानों का समान प्रतिनिधित्व होना था, यह भी बात सही है कि दोनों लोगों का ही समान प्रतिनिधित्व। तो कार्यकारी समिति में गवर्नर जनरल की जो कार्यकारी परिषद थी उसमें यह कहा कि हिंदू और मुसलमान दोनों को बराबर कर दो, लेकिन 2 पद को छोड़ दो जो अंग्रेजों के पास रहेंगे। तो ये दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। बेबल योजना यही थी।
आगे देखते हैं 84 में निम्नलिखित में से किस आंदोलन हेतु धन जुटाने के लिए अखिल भारतीय तिलक स्मारक स्वराज कोष की स्थापना की गई थी, और इसमें टारगेट से भी अधिक पैसा इकट्ठा हो चुका था असहयोग आंदोलन के दौरान। ठीक है, असहयोग आंदोलन। नेक्स्ट देखते हैं राजकोट सत्याग्रह की बात करेंगे। राजकोट सत्याग्रह की बात करें तो यह व्यक्तिगत व्यापारियों को माचिस, चीनी, चावल, सिनेमा लाइसेंस की बिक्री के एकाधिकार बेचने के ब्रिटिश सरकार के प्रयास के विरुद्ध शुरू किया गया था क्या। फिर आगे हम देखते हैं कि इसकी मुख्य मांगों में उत्तरदायी सरकार, करों और राज्य व्यय में कमी शामिल थे, और इसका नेतृत्व जेठालाल जोशी और यूएन ढेबर ने किया था। तो बी और सी तो सही है, यानी दूसरा और तीसरा, लेकिन पहला स्टेटमेंट गलत है, इसलिए सी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं डच ईस्ट इंडिया कंपनी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हैं। डच ईस्ट इंडिया कंपनी के संदर्भ में अगर हम बात करें तो क्या लिखा है, कंपनी ने पश्चिम भारत में सूरत और अहमदाबाद में व्यापारिक केंद्र स्थापित किए थे, तो बिल्कुल किए थे इन्होंने, और डच संसद ने संधियों को अंतिम रूप देने का अधिकार स्वयं कंपनी को दे दिया था, यह भी सही है, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। इन्होंने कहा कि आपको अगर किसी भी देश से, किसी भी राज्य से, किसी भी राजा से अगर आपको कोई एग्रीमेंट करना है तो आप स्वयं कर सकते हो, इसके लिए आपको संसद से पूछने की अनुमति नहीं चाहिए। अगला है 87, भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के संदर्भ में दामिन एक को ये प्रयोग जो किया था शब्द किसके लिए, कृषकों की बस्तियों के लिए अंग्रेजों द्वारा जो सीमांकित क्षेत्र था इसी को कहा जाता था दामिन एक को, जो कि संथाल विद्रोह से संबंधित निकला था ये पॉइंट, संथाल से। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट की बात करेंगे जो 1878 में आता है, यह केवल भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों के विरुद्ध किया गया था, बिल्कुल सही बात है। जितनी भारतीय भाषाएं उन्होंने कहा गया था कि भाई आपको अगर अपनी कोई भाषा में पब्लिश करना तो उसके लिए पूरी जानकारी दो, या फिर आप अंग्रेजी में करो। और स्पेशली यदि सरकार यह समझती है कि कोई समाचार पत्र राजद्रोह की सामग्री प्रकाशित कर रहा है तो ऐसे में समाचार पत्र के जो प्रिंटिंग प्रेस है, कागज है, अन्य सामग्री को जब्त करने का प्रावधान है, यह भी सही बात है। और 1881 में लॉर्ड रिपन द्वारा निरस्त कर दिया गया था, यह भी सही है, क्योंकि इसे 1878 में लॉर्ड लिटन के द्वारा लाया गया था। किसके द्वारा लाया गया था, लॉर्ड लिटन के द्वारा, जबकि रिपन के द्वारा इसे समाप्त कर दिया गया था। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा, 1, 2, 3 तीनों सही है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं 89 पे, निम्नलिखित में से कौन सा अगस्त प्रस्ताव का एक भाग था। तो अगस्त प्रस्ताव की बात करेंगे, कार्यकारी परिषद के विस्तार का वादा करना। अगस्त प्रस्ताव ये वही है 1940 का जो आपको लॉर्ड लेनिथको का देखने को मिलता है, तो हाँ मैं कहूंगा कि पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा, भारतीय संघ के लिए डोमिनियन स्टेटस दिया जाएगा, यह भी सही है। अल्पसंख्यकों की सहमति के बिना भविष्य में कोई संविधान नहीं अपनाया जाना चाहिए, यह भी सही है। तो 1, 2, 3 तीनों ही बातें सही हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं 90 नंबर पे, भारतीय इतिहास के संदर्भ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्थाएं निम्नलिखित में से सबसे पहले स्थापना किसकी हुई थी। तो आप देखोगे लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना हुई थी, क्योंकि इसकी स्थापना आपको 1838 में देखने को मिलती है। और लैंड होल्डर्स का मतलब होता है जमींदारी एसोसिएशन, जो जमींदारों ने अपने लिए एस्टैब्लिश की थी। इज इट क्लियर। अगर मैं इसकी क्रोनोलॉजी की बात करूं तो लैंड होल्डर सोसाइटी आपको 1838 में मिलेगी, मद्रास नेटिव एसोसिएशन की स्थापना 1852 में मिलेगी, पूना सार्वजनिक सभा की अगर मैं बात करूं तो ये 1870 में देखने को मिलेगी, और बंगाल ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की बात करूंगा अगर मैं, बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी की, तो ये 1843 में देखने को मिलेगी। तो आप इसकी क्रोनोलॉजी भी देख सकते हो। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा लैंड होल्डर सोसाइटी देखने को मिलती है। ठीक है, आगे देखते हैं पशु महामारी तैयारी पहल APPI के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर अगर हम विचार करें तो हम देखते हैं कि यह जूनोटिक रोगों की निगरानी बढ़ाने के लिए एकीकृत रोग निगरानी प्रणाली तैयार करेगी। जूनोटिक रोग का मतलब होता है जो रोग मानव में पशुओं के माध्यम से संचारित होता है, पशुओं के माध्यम से या पशुओं के संपर्क में आने से मनुष्यों में फैलता है, तो इसको हम जूनोटिक रोग कहते हैं। और इसकी शुरुआत स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा वन हेल्थ दृष्टिकोण के तहत की गई है, तो ये बात गलत है, बल्कि इसको WHO की वन हेल्थ जो रणनीति है, ग्लोबल वन हेल्थ रणनीति, इसके तहत जो है कि शुरू किया गया है, इसके दृष्टिकोण के आधार पर, न कि स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत। तो दूसरा गलत है, पहला सही है, इसलिए केवल ए ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। 92 पे देखें तो 1920 का जो नागपुर अधिवेशन के पश्चात कांग्रेस संविधान में किए गए परिवर्तनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो हम क्या विचार करेंगे कि प्रांतीय कांग्रेस समितियों को अब भाषाई आधार पर संगठित किया जाना था, बिल्कुल सही बात है। और कांग्रेस को अब अपने दैनिक मामलों की देखभाल के लिए 15 सदस्यों की एक कार्य समिति गठित करनी थी, यह भी सही है। गरीबों को कांग्रेस का सदस्य बनने हेतु सक्षम बनाने के लिए वार्षिक सदस्यता शुल्क का भुगतान करने की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया था। समाप्त नहीं किया गया था, उसे बल्कि घटा दिया गया था, और घटाकर जो है कि उसको क्या किया, 25 पैसे से घटा के 5 पैसा कर दिया गया था, कि ताकि गरीब लोग भी जो है कि बन सके, लेकिन निःशुल्क नहीं किया गया था। ठीक है, तो तीसरा गलत है, पहला और दूसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 93 नंबर पे, अगर हम प्रश्न देखते हैं तो गदर आंदोलन के संदर्भ में हम बात करेंगे। गदर आंदोलन क्या कहता है भाई, गदर मचा रहा था ये आंदोलन, क्या था, यह कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका में विदेशी भारतीय प्रवासियों द्वारा आयोजित किया गया था ये आंदोलन, तो मैं कहूंगा बिल्कुल सही है। और गदर पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष सोहन सिंह भाखड़ा साहब थे, यह भी सही है। और पार्टी के साप्ताहिक समाचार पत्र गदर का पहला अंक गुरुमुखी में प्रकाशित हुआ था क्या, बस यही
आप गलत कर जाओगे, क्योंकि तीसरा तो गलत ही है, क्योंकि जो पहला अंक प्रकाशित हुआ था ना वो उर्दू में हुआ था। किसमें हुआ था? उर्दू में हुआ था। लेकिन बाद में धीरे धीरे ये हर भाषा में हुआ। पहला अंक इनका जो 1 नवंबर 1913 को प्रकाशित हुआ था ये उर्दू में हुआ था। फिर गुरुमुखी का भी संस्करण होता है 9 दिसंबर को, तो अलग अलग कई भाषाओं में भी जो है इसका प्रकाशन किया गया था। ठीक है, तो इस आधार पे आप देखोगे कि पहला और दूसरा सही है लेकिन तीसरा गलत है। हालांकि इसका जो आयोजन था गदर आंदोलन का ये 1913 में ही आयोजित किया गया था।